हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लाइव यूट्यूब चैनल बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए, जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। हाँ जी, आ गए, आप लोग जुड़ गए। वेरी गुड। हम्म। इसका इसको जरा चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये उधर कुछ और दिखा रहा है, इधर कुछ और दिखा रहा है। अभी तक मैं इसको समझ नहीं सका कि ये उधर लाइव का क्या प्रॉब्लम है। इसको समझ नहीं सका। अच्छा, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल AK सिवाज, जो फॉर्मर चीफ थे, हेड थे टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडिया के। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया जनरल साहब जुड़ने का हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिर्जा साहब, और आपको ईद मुबारक हो। हाँ जी, आपको भी ईद मुबारक हो जी। थैंक यू वेरी मच। ईद तो आज मनाई गई है बलूचिस्तान में। तो क्या देख रहे हैं आप सूरत हाल इस वक्त? ताजा जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, उस पे आप क्या देख रहे हैं? देखो, मुझे लगता है कि बलूचिस्तान अब ज़्यादा देर पाकिस्तान के पास रहेगा नहीं। जिस प्रकार से आज 10 से 12 हमले हुए हैं, और जिस प्रकार से वहाँ सिचुएशन धीरे धीरे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है पाकिस्तान की फौज की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय हो गई है, और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की फौज, वो बुखला गई है। वो ज़्यादा अब लोगों के ऊपर जुल्म ढाने लगी है, लोगों को जेल में डाल रही है, लोगों को मार रही है। उससे फिर BLA और हमले कर रही है। तो जिस प्रकार से अब हमले स्टार्ट हो गए हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो एक प्रकार मौलाना फैजुल रहमान ने भी जो असेंबली में बोला था कि 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बलूचिस्तान के प्रोविंस के, 5 में तो पुलिस और आर्मी है ही नहीं। ये वाकई है। तो ऐसा लगता है कि सिचुएशन धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की। मुझे लगता है वो समय दूर नहीं जब बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा, उसको आज़ादी मिलेगी। और ऐसा लगता है अब ये आने वाले समय में होगा। और इसकी वजह 2-3 है। एक तो पाकिस्तान ने जो जुल्म ढाए हैं बलूचिस्तान पे, जिस प्रकार से वहाँ के जो यूथ हैं उनको गायब कर रखा 15,000 के करीब। फिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जेल में डाले हुए हैं। दूसरा, जिस प्रकार से इन्होंने इनको सेकंड क्लास सिटीजन माना है 1948 में, जब इन्होंने जबरदस्ती बलूचिस्तान को कब्जे में किया था, क्योंकि बलूचिस्तान तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था जो कि 11 अगस्त को इंडिपेंडेंट हो गया था। मगर इन्होंने 1948 में हमला करके और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया। उसके बाद ही इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई थी, और बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। और पाकिस्तान ने इनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन माना, और जितने भी रिसोर्स थे, ये कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, गैस, ऑयल, इसको एक्सप्लॉइट किया। और अब जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, $62 बिलियन है। अब वो चीन भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके टेक्नीशियन, उसके इंजीनियर। जो ग्वादर पोर्ट है, जो कि 1958 में इन्होंने एक प्रकार से ओमान से लिया था, वहाँ लोग अब बाहर नहीं जा सकते हैं। सच्चाई ये है कि लोग अभी समुद्र में नहीं जा सकते, मछुआरे की बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो भी प्रॉब्लम, तो 4-5 चीजें एक के बाद एक हो रही है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान बिल्कुल बलूचिस्तान में फेल हो गया है, और जिस प्रकार से BLA सक्रिय है, मुझे लगता है कि समय दूर नहीं जब बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मुमकिन है। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत करते हैं रोहित साहब। वेलकम टू द शो। हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट इस वक्त चल रही है। मैं सबको ये कहूंगा कि प्लीज चैनल को अगर अभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन करें। ऊपर ज्वाइन का लिंक है, सुपर थैंक्स भी है और सुपर चैट भी है। तो लाइव आने का एक मकसद तो ये होता है कि आपको रियल टाइम में खबरें दी जाए, वो मैं आपको सुनाऊंगा। कल जो हमला हुआ है बड़ा जबरदस्त तुंप में पाकिस्तानी फौजी कैंप पर, उसकी भी दूंगा डिटेल्स।
जो ईद के मौके पे जो बलूचिस्तान में मुजाहरे हुए हैं, जुलूस निकले, उसका भी मैं आपको सारा बताऊंगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित साहब, कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? जनरल साहब तो कह रहे हैं कि अब बलूचिस्तान की आजादी को ज्यादा टाइम नहीं है उसमें। देखिए, एक चीज के यहाँ पे जनरल सिवाच भी बैठे हैं और मुझे फक्र है एक चीज का कि मैं जनरल सिवाच का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। मतलब ऐसे ऑफिसर हैं, मतलब मैंने ऐसे ऑफिसर बहुत मुश्किल देखे हैं कि इतनी बड़ी रैंक पे रहने के बाद कितने डाउन टू अर्थ और मतलब बहुत ही बढ़िया होते हैं और इतने नॉलेजेबल। सर बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जनरल साहब तो हमारे भी जो है वो महबूब जनरल हैं और बड़े ही वाकई डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। बिल्कुल जी। तो रोहित भाई, सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा, जनरल साहब का ऑडियो नहीं आ रहा शायद। हाँ, तो बट स्टिल ये मैं बात करूंगा कि देखिए बलूचिस्तान की सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है अभी, क्योंकि ईद है और रमजान थे, पाकिस्तानी आर्मी ने रमजान में भी किसी को नहीं छोड़ा। क्या हुआ रमजान में सबके सामने, एक 13 साल का बच्चा मारा गया। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहे थे कि अपनी फोटो ट्वीट कर रहे थे जब 13 साल का बच्चा क्वेटा में फायरिंग, पाकिस्तानी आर्मी की फायरिंग में मारा गया, तो वो ट्वीट कर रहे थे कि मैं उम्रा कर रहा हूं। वो अगले दिन ट्वीट कर रहे थे कि पानी बचाओ। अरे पानी बचाओगे किसके लिए? जिसको मार रहे हो उसके लिए पानी। मतलब ये मैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, एक यही प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक पे ट्वीट आया, बलूचिस्तान पे नहीं आया। मतलब ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं कंट्री वर्ल्ड में कि भैया हमारी वजह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन मारी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा उम्रा होना चाहिए चार्टर जेट से। बहुत बढ़िया। तो ये है। और एक चीज और समझिए आप कि बलूचिस्तान में ईद मनाई जा गई होगी क्या आज? इतना तो खून खराबा हो लिया, उसके बाद ईद मनेगी? 214 जो आपके सैनिक मारे गए, जिसको आप डिनाई कर रहे हो, आपने तो डिनाई किया था ना उसे भी कि करगिल में नहीं थे आर्मी के लोग, बाद में मान गए ना। इसे भी आप 10 साल बाद 5 साल बाद मान जाओगे कि 214 मारे थे हमारे, आज मना कर रहे हो। ये उन 214 सैनिकों के घर में कोई ईद मनी है? नहीं, आप ईद मनाते घूम रहे हो। ये आलम है पाकिस्तान की आर्मी की। बहुत बुरी हालत है पाकिस्तानी आर्मी की। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी जो भी हर आदमी को ट्विटर पे बोल रहे हैं, हर हेड ऑफ स्टेट को, ब्रदर माय ब्रदर। अबे तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे अपने ब्रदर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको तो तुम पूछते नहीं हो। वो टर्किश तुम्हारा ब्रदर कैसे हो गया? गजनी गोरी मिसाइल वाला तुम्हारा, तो तुम कंट्री है तुम्हारा। तुम लुक एट द ट्वीट्स ऑफ शहबाज शरीफ, टर्की के प्राइम मिनिस्टर ब्रदर, है ना, सलमान MBS ब्रदर, मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर ब्रदर, ये सारे ब्रदर हैं। और वो बलूचिस्तान के लीडर्स क्या हैं? मेरंग बलूच क्या है जिसको जेल में डाल रखा है, और उसके पर आरोप क्या है? आतंकवाद का, टेररिज्म का। और जो आर्मी के चंपू हैं, पाकिस्तानी आर्मी के ISI के जो चंपू है ना, जो जर्नलिस्ट जो के वहां की बूट पॉलिश करते हैं, चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर है, ये बूट पॉलिश है। ये करते क्या है? ये बोल रहे हैं कि मेरंग बलूच जो है वो जाफर एक्सप्रेस के जो अटैकर्स है उनके साथ टच में थी। कोई आदमी मुझे ये बता दे कि पहले दिन क्या मैं किसी आतंकवादी के साथ टच में आ सकता हूँ? कभी आ सकता हूं तो मुझे बता दे, मैं मान जाऊंगा। इससे पहले बातचीत रही होगी। यही लेडी मेहरंग बलूच आगे के इस्लामाबाद बैठी रही थी। तो आपकी वो नंबर 1 आर्मी और आपकी नंबर 1 इंटेलिजेंस ISI, उसके पास सिर्फ इतना टाइम है कि वो रोहित शर्मा का फोन रिकॉर्ड कर ले, और वो आदित्य राजा से बात कर रहा है तो रोहित शर्मा का फोन रिकॉर्ड करके और पब्लिक कर दे। आपने तो मेहरंग बलूच का एक भी फोन रिकॉर्ड नहीं किया, आपके पास प्रूफ नहीं था। ये बात कर रही है, बकवास करते हैं, सब झूठ है। आज तक आपको पता नहीं मेहरंग बलूच है कहां, उसकी पोजीशन क्या है। सारे के सारे लेडीज को तुम अरेस्ट करके घूम रहे हो। और वो बुक्ति, क्या नाम है उनका, अभी कल परसों अख्तर मेंगल के, अख्तर मेंगल के की रैली पे अटैक कर दिया आपने, है ना। और उसके बाद बोल रहे हो ये अटैक BLA ने किया। अख्तर मेंगल की रैली पे अटैक BLA कर रही है, क्यों? कोई रीजन? आप खुद भेज रहे हो, आपके अपने होंगे ना, आपके वो ISI खुरासान। हाँ, वो सब कॉन्ट्रैक्ट किया ना, सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना ये, उनको कहते हैं ये लो इतने पैसे, ये जरा एक सुसाइड बॉम्बर वहां भेज दो। वही कर रहे हैं ये वही। फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसी आर्मी है
यार एक चीज आप खुद सोचें, आप कभी सोच सकते हो कि इंडियन आर्मी के जवान रिजाइन कर रहे हैं और इंडियन आर्मी का चीफ आराम से उम्र पे बैठा है। इंडियन आर्मी के 200 जवान मारे जा रहे हैं, इंडियन आर्मी का चीफ वो हज करने छोड़ दो यार, वो मैं कहता हूं वो आदमी कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गया कभी। इंडियन आर्मी के चीफ ने कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट किया हो कि गीता में बोला गया है कि आप योगक्षेमम वहां में हम, मैं आपका रखवाला हूं, योगक्षेमम वहां में छोड़ दीजिए, और कुछ बोला? बहुत सारे श्लोक है गीता में, कहीं कोट किया कि गीता में क्या भाई आप इसको मारो उसको मारो? पाकिस्तानी आर्मी चीफ कोट कर रहे हैं कि जी ये लिखा है और जो आदमी के उसके खिलाफ है, आपके धर्म के खिलाफ है, उसके हाथ पर काट दो। अरे यार आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो क्या? ये देखें, ये अब जो ये तहरीक चली है तो लोग इस किस्म के कमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जैकोबाबाद डेरा गाजी खान कराची हमारा है, ग्रेटर बलूचिस्तान जिंदाबाद। ये खंड बलूचिस्तान का जो है ना वो कर रहे हैं। अच्छा, एक खबर है मेरे पास, वो साथ साथ हम खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने 30 मार्च 2025 को रात 8 बजे तुंप में ग्रिड स्टेशन पर कायम पाकिस्तानी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया और ग्रेनेड लॉन्चर से कई गोले दागे जो कैंप के अंदर जाके गिरे, और पाकिस्तानी फौज को ये कह रहे हैं कि जानी और माली नुकसान हुआ। हमले के दौरान कर्मचारियों के एक और दस्ते ने तुंप बाजार में गश्त किया और पाकिस्तान की नकलो हरकत पर नजर रखी, मगर पाकिस्तानी फोर्सेस खौफ के मारे नकलो हरकत से गुरेजा रहे। बलोच कर्मचारियों के जाने के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस का 6 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक काफिला हमले की जगह पहुंचा। जनरल साहब, पाकिस्तानी फौज तो सामने नहीं आ रही बलोच कर्मचारियों के। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है, आपने ठीक बोला मिर्जा साहब। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतनी ज्यादा इनके लिए खौफ बन गई है कि आपकी कोई भी बलूचिस्तान में सर्व नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की फौज के जो जवान हैं वो एब्सेंट विदाउट लीव हो रहे हैं, डिजर्टर हो रहे हैं। वो कहते हैं हम गल्फ में जाके सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर लेंगे पर पाकिस्तान की फौज में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो जान सलामत नहीं है। और यही नहीं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में मार रही है। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान की फौज का मोराल बहुत डाउन है, और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनको समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। और मुझे लगता है कि वो गलती पे गलती करते जा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। असलियत बहुत ज़्यादा नाजुक है, और स्पेशली बलूचिस्तान में जिस प्रकार से उन्होंने जाफर एक्सप्रेस की अपनी कैजुअलिटी छुपाई, जिस प्रकार से सुसाइडल बम हुआ था उसमें कैजुअलिटी छुलाई। और ये मैं इससे मानता हूं जो रोहित साहब बता रहे थे, पाकिस्तान की फौज का असली चेहरा हमने कारगिल की लड़ाई में देख लिया था, जिसके अंदर मैं शामिल था। वहां पर उन्होंने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। जो NLI के जवान थे वो कहता कि पाकिस्तान की फौज तो इसके अंदर दाखिल है ही नहीं, वो तो पार्ट ले नहीं रही। और फिर बाद में भारत की फौज ने उनका अंतिम संस्कार एज पर द मुस्लिम राइट्स किया। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की आर्मी का असली चेहरा। तो पाकिस्तान की फौज का तो ये बहुत पहले से ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो कोई नई बात नहीं। बट इस बार इनको ऐसा लग रहा है ये चारों तरफ से गिर गए, चाहे ये खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में है, POJK में भी। अब आपको तो पता ही है मिर्जा साहब, वहां पर अब पाकिस्तान का कोई झंडा नहीं उठा सकता। वहां पर चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पहुंच, वहां पर आर पार की लड़ाई है। एक बार चक्का जाम और शटर डाउन है, ना खाने को दाने ना पीने को पानी। तो हर जगह सिचुएशन खराब है एक्सेप्ट पंजाब के, और सिंध में भी कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ये तो सच्चाई है, बलूचिस्तान जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक के बाद हमले कर रहा है, 10-12 हमले लास्ट 24 घंटे में कर दिया। बलूचिस्तान ज्यादा देर पाकिस्तान के पास रह नहीं पाएगा। और इसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी, मुझे लगता है खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी नहीं, वो हो सकता है आने वाले टाइम में अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाए। मिर्जा साहब, अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल है, असल सवाल तो उन्होंने मुझसे किया है, लेकिन चूंकि आप बैठे हैं तो आपसे करते हैं कि वो कह रहे हैं ये जो कल तक सरदार और मीर असेंबलियों में बैठे हुए थे, आज ये आ गए हैं लीड करने के लिए बलोच अवाम को। तो ये देखें ना, ये पूरा मैसेज इतना लंबा उन्होंने मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि अमजद साहब, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में मुसलसल चल रहा है
कि these Sardar Nawabs and Mirs that were in the state assembly yesterday today are pretending that we are with Mahrang. तो ये क्या वाकई इनका कोई दिल बदल गया है और ये बलूचिस्तान के लिए इनके दिल में दर्द उठ गया है, या ये कोई क्या गेम है? देखो मिर्जा साहब, मैं ये बताऊं, अब इनको पता लग गया है कि होने वाला क्या है। इनको पता है कि ये फिर इनको आइसोलेट हो जाएंगे। इनको पता है कि अब ये बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इतना दबदबा है, ये अब आज़ादी मिलेगी तो अगर ये अब नहीं इस तरफ आए तो फिर ये ट्रेटर कहलाएंगे। और मुझे लगता है यही है, इसीलिए मोहरांग बलोच, जिसको एक औरत को इन्होंने जेल में डाला, उसको एक प्रकार टेररिस्ट बना दिया। आप ये मानने की बात नहीं है, जिसको जाफर एक्सप्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है, टेररिस्ट के साथ कह रहे हैं जोड़ा, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो ये इतना डरे हुए हैं, इतना खौफ है पाकिस्तान की फौज को कि एक औरत को फेस नहीं कर पा रहे हैं। उसको आप उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया, उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए हैं। तो मुझे लगता है ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, इनको अब नजर आ रहा है कि अब कुछ और होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है ये टैक्टिकल मूव है, ये अपने आप को बचाने वाला मूव है। इनको द राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर। मिर्जा साहब, ठीक है, अब हमारे पास कुछ खबरें आ रही हैं। मोहित सूरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कनाडा से। वेलकम मोहित जी। 188 लोग हमें देख रहे हैं, 190। तो ब्रॉड को प्लीज शेयर करें, लाइव को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। तुंप में जी हजारों की तादाद में मर्द और औरतों ने सड़कों पर मार्च किया है, ये वहां से खबर आ रही है। और उन्होंने बलोच यकजहती कमेटी की लीडरशिप की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया है और लोगों ने ईद मनाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुतालबे हैं तुम से लेकर सोराब तक और ढाडर से लेकर वाश तक बलूचिस्तान सड़कों पे है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास सोराब की भी आ गई है खबर। सोराब में भी लोगों ने सड़कों पर निकलकर मुजाहरे किए, जुलूस निकाले और वो कह रहे हैं कि जी मस्तूंग से सोराब तक और पंजगोर से नोशकी तक बलूचिस्तान जो है वो उठ खड़ा हुआ है। इसी तरह से मस्तूंग से खबर आ रही है कि हजारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर जुलूस निकालकर जो है एहतजाज किया है और ईद वो कहते हैं हम नहीं मनाएंगे। और वो कह रहे हैं पंजगोर से मशकल तक और मंद से मस्तूंग तक जो है बलूचिस्तान जाग गया। वो जहां जहां मुजाहरे हो रहे हैं वो अपने अपने इलाकों का दूसरे इलाकों के साथ उसको जोड़ के बता रहे हैं। इसी तरह से वाश्क में भी हजारों लोगों ने वहां मुजाहरे किए। फोटो में वीडियो मेरे पास है लेकिन मैं लाइव ब्रॉड में दिखा नहीं सकता फिलहाल। तो वहां पे भी वो कह रहे हैं कि BYC के लोगों की रिहाई के लिए बहुत सख्त एहतजाज किया गया है। और उन्होंने कहा है कि इस तहरीक को, ये हर बलोच की तहरीक है और इसे जबर के जरिए खामोश नहीं किया जा सकता। और बलोच मुजाहमत, बलोच जाग, ये वो नारे वहां पर लग रहे हैं। इसी के साथ बुलीदा में जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। बुलीदा में आपको पता है बुलीदा बहुत बड़ी जगह है, वहां पे भी उन्होंने कहा जी ढाडर से लेके दलबदीन तक और बुलीदा से लेके खुजदार तक जो है बलूचिस्तान जाग रहा है। और इसी तरह से ढाडर से हमें ये खबर आई है कि बलूचिस्तान के इलाके ढाडर में जो है वो बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं वहां पे भी। और उन्होंने भी जो है वो कहा है कि बलूचिस्तान जाग और मज़ामत जिंदाबाद के नारे वहां पे लगे हैं। कल्लात में भी मुजाहरे हुए हैं और कल्लात में जो है वो हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने वहां कल्लात में मुजाहरे किए। इसके अलावा खुजदार में नाजरीन बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। खुजदार में जो मुजाहरा हुआ है उसमें भी ये मुतालबा किया गया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो BYC की गिरफ्तार क़यादत है उसको फौरन रिहा किया जाए। नोशकी से भी ये खबर आ गई है, हजारों सैकड़ों की तादाद में बलोच जो है उन्होंने ईद के दिन सड़कों पर मुजाहरे किए और उन्होंने कहा कि ये BYC जो है ये हर बलोच की तहरीक है और ये मज़ाहमत की आवाज है। और वही जाग बलोच और वो नारे वहां पे भी ये लगे, वो उनके अपने नारे हैं। पंजगोर में भी नाजरीन खबर आ गई है, पंजगोर में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है और इसको टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है।
वहां पे भी बलोच यकजहती कमेटी के कायदीन की रिहाई और आज़ादी के लिए मुतालबात किए गए, और सड़कें जो है वो कहते हैं वहां पंजगोर में वो पूरी सड़कें जो है वो लोगों से भर चुकी थी। ये कुछ खबरें आ रही हैं। और इसी तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है पाकिस्तान सेक्शन ने एक पोस्टर जारी किया है, और उसमें भी उन्होंने कहा अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ बलोच एक्टिविस्ट, उसको उन्होंने कंडेम किया है। तो ये खबरें हैं। एक मेरा ख्याल है खबर और हमारे पास आ गई है, ये मलीर कराची से खबर आई है। यानी कराची में मलीर में सैकड़ों लोगों ने जो है वो सड़कों पर निकलकर मुजाहरा किया है बीवाईसी की क़यादत की रिहाई के लिए। और इस मौके पर अच्छा एक खारान से भी खबर आ गई है नाज़रीन। अब ये ऐसे खबरें आ रही हैं जैसे इलेक्शन का रिजल्ट नहीं होता कि फलां हल्के से जो है वो फलां कैंडिडेट जीत गया इतने वोट लेकर। तो ये खारान से खबर आ रही है कि खारान में भी जो है हजारों की तादाद में लोगों ने जुलूस निकाले, वीडियो मेरे पास मौजूद है उसकी भी। और उन्होंने कहा कि बीवाईसी की क़यादत को फौरी तौर पर जो है रिहा किया जाए। इसके अलावा अवरान से खबर आ गई है कि अवरान में भी सड़कों के ऊपर हजारों की तादाद में लोग निकले हैं, और उन्होंने बलोच यकजहती कमेटी के जो रहनुमा गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया। ये मशकाल से खबर आ गई है। मशकाल में भी कहा जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोगों ने जुलूस निकाले और डिमांड की है कि बीवाईसी लीडरशिप को रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा है कि बलोच अवाम को खामोश नहीं किया जा सकता। इसके साथ जो है वो इसके अलावा ये खबर आ रही है कि ईरान में जो बलूचिस्तान का इलाका है वहां पे भी आज लोगों ने जुलूस निकाला और एहतजाज किया डॉक्टर महरंग बलोच के लिए, और वहां पे मर्ग ब पाकिस्तान के नारे लगाए, यानी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो ये मैं आपको जैसे बता रहा हूं, मंद से भी खबर आ गई है। वहां पे भी सैकड़ों लोगों ने जो है वो इस महरंग बलोच की और दीगर साथियों की जो बीवाईसी की क़यादत है उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे किए। हब में भी लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा जुलूस निकला है वहां पे मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, और वहां पे भी ये नारे लगे हैं कि जी बीवाईसी के लोगों को रिहा किया जाए। इसके अलावा वीडियो पैगामात हैं और ये सारा है। और इसके साथ साथ जो है ये मुजाहरे जो है कल भी निकलेंगे, ईद के दूसरे दिन भी ये निकलेंगे। और ये मैसेज आया है हमें एक ये मैसेज जो है ये किसी ने किया है कि जब पूरी दुनिया ईद की खुशियों में मसरूफ है, बलोच अवाम बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत की रिहाई के लिए सड़कों पर हैं। इस जद्दोजहद के दिन हम आपसे अपील करते हैं कि यकजहती का मुजाहरा करें। तो मतलब ये है कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से बाहर जो है हर जगह जो है वो ये सिलसिला जारी है, और लोग जो है वो जौक दर जौक नाज़रीन इन मुजाहरों में शरीक हो रहे हैं। और ये कर रहे हैं कोशिश कि अपनी आवाज जो है उसको इतना बुलंद किया जाए कि लोग जो है वो ये आवाज जो है ये एक और खबर है कि दिलबदीन में ईद नमाज के टाइम डॉक्टर महरंग के लिए खुसूसी दुआ की गई। ये खबर मैंने उस दिन भी दी थी कि अब बलूचिस्तान की मस्जिदों में डॉक्टर महरंग बलोच के लिए दुआएं हो रही हैं, और कई मस्जिदों में तो BLA के लिए भी दुआएं हो रही हैं, उनके कर्मचारियों के लिए। तो ये बड़ी खबरें हैं जो मुसलसल आ रही हैं। और अच्छा ये किसी ने कहा जी सीक्रेट न्यूज मिली है कि महरंग बलोच को बिना कपड़ों के रखा गया है और पानी की जगह पेशाब पिलाया जा रहा है। अच्छा ये देखो ये है पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी कर सकती है, पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी कर सकती है। कह रहे हैं उनको कपड़ों के बगैर बंद किया हुआ है। वो ऐसे पाकिस्तानी आर्मी से मुझे उम्मीद है वो कुछ भी कर सकते हैं। जब तो जो इन्होंने खबर है। मीर बलोच साहब कैसे हैं आप भी आ गए। तो जो इन्होंने बांग्लादेश में किया, जो इन्होंने बांग्लादेश में किया
जो इनके ही अपने चीफ यार जस्टिस ये तो वही लगता है, वही टेक्स्ट बुक इन्होंने खोल ली है जनरल साहब, उसी को फॉलो कर रहे हैं। मिर्जा साहब, जो इन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया था मार्च 1971 में, जी जी, ऐसा ही अब लग रहा है। शुरुआत ऐसे ही हुई थी कि पहले तो डिनाइल पे रहते हैं, फिर ये एक प्रकार से यूज करते हैं वायलेंस, और वहां पर अगर आप ये ब्रॉड शेयर करनी थी ज्यादा से ज्यादा। ये तो बहुत ही तबाहकुन खबर है कि ये कोई कह रहे हैं कि जी खबर आई है कि मारंग बलोच के कपड़े उतार के उनको बरहना हालत में सेल में रखा गया है और पानी नहीं दे रहे, उनको पानी की जगह पेशाब पिलाया जा रहा है। ये तो बहुत ही सनसनीखेज खबर है। जी जारी रखिए जनरल साहब, ऑपरेशन सर्च लाइट की बात कर रहे थे आप। देखो, मैं ये कह रहा हूँ ऑपरेशन सर्च लाइट में कम से कम 10 से 15 लाख औरतों को रेप किया गया, 25 से 30 लाख के लोग मारा गया, 1 करोड़ के करीब जो है लोग पलायन कर गए थे बांग्लादेश से, जो ईस्ट पाकिस्तान से भारत में, और फिर भी पाकिस्तान डिनाइल पे था। और पाकिस्तान ने देख वहां पर जो उनके जनरल थे, उन्होंने कहा हम ये बंगाली कौम का नक्शा चेंज कर देंगे। तो वो हालात कुछ ऐसे ही स्टार्टिंग में हुए थे। जिस प्रकार से बलूचिस्तान में महारांग बलूच को रखा जा रहा है, जिस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान किसी हद तक जा सकता है, और मुझे लगता है पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बलूचिस्तान इनके हाथ से जाएगा। बांग्लादेश भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान शुरू में ऐसा लग रहा था, उसके बाद फिर तूफान उठता, लोग सड़कों पे मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, फिर वो डरते नहीं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो वैसे ही बहुत ज्यादा सक्रिय है, बहुत ज्यादा वो हमले कर रही है, और पाकिस्तान की फौज उसको फेस नहीं कर पा रही। ये देखो, जो जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक हुआ था, ये वर्ल्ड में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, एक पूरी ट्रेन ही हाईजैक हुई, और जिसमें 214 के करीब इनके जो जवान थे उनको मार दिया। ये अभी भी मना कर रहे हैं, डिनाइल मोड पर रहेंगे, कुछ दिनों के बाद ये मानेंगे। तो पाकिस्तान की फौज का ये असली चेहरा है, और मुझे लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा है, और उसको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर वो अभी भी कर रहे हैं तो बलूचिस्तान को बलूचिस्तान के हवाले कर दें, मगर पाकिस्तान नहीं करेगा। पाकिस्तान एक प्रकार से वायलेंस यूज करेगा, वहां पर कुचलने की कोशिश करेगा, और आप देखेंगे जितना कुचलने की कोशिश करेगा उतनी आग ज्यादा भड़केगी, और वो समय दूर नहीं जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। मिर्जा साहब, रोहित साहब, ये BY जो है क्या उसे कहते हैं, BYC ने अभी तक आजादी का ऐलान नहीं किया। देखिए, आजादी का ऐलान अभी किया नहीं है, मानता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ, उन्होंने आजादी नहीं की, बलूच BYC ने भी नहीं किया, या आप वो बोलिए कि बलूचिस्तान की जो दूसरी तंजीमें हैं BLA वगैरह, उन्होंने भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक बात सोचने की है कि वो लड़ किस चीज के लिए ना, ठीक है। वो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हमें आजादी चाहिए, उन्होंने कभी नहीं बोला, ना तो BYC ने बोला, ना किसी ने बोला। उन्होंने ये बोला, उनकी डिमांड ये है कि हमें आप सिर्फ इंसान समझो, हमें हमारे राइट्स दो, हमारे घर के जो लोग हैं, आपने जो किया किया, अरे किसी को मार दिया, बता दो मार दिया हमने, आप ये भी करने को तैयार नहीं हो। अच्छा, ये देखिए, आप वाली ही बात, आप मेरे ख्याल है मेरा सवाल सुन के मीर बलोच ने ये लिखा है नीचे, कह रहे हैं डॉक्टर साहब पूरे बलूचिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, एक ही नारा है, एक ही डिमांड है, आजाद बलूचिस्तान, ना एक कदम पीछे ना एक कदम आगे, पंजाबियों बलूचिस्तान से निकल जाओ। ये मीर बलोच साहब का मैसेज बड़ा सिग्निफिकेंट मैसेज है, और ये बलूचिस्तान में है, वहां से मैसेज कर रहे हैं। ये मिर्जा साहब, शुरू में ऐसा था कि वो कह रहे थे कि जो हमारे साथ इंसाफी नहीं हुई है होनी चाहिए, मगर वो पानी अब सिर से उतर चुका है, अब तो आर पार की लड़ाई है। वो कह रहे हैं हमें फ्रीडम चाहिए, हम तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा थे ही नहीं। मुझे लगता है कि अब वो वापस आने वाली बात नहीं है, पर हाँ, ये बात में दम है कि अभी तक डिक्लेयर नहीं, वो समय दूर नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है BLA भी डिक्लेयर कर देगा, मगर अब आर पार की लड़ाई है। अब ये पाकिस्तान की जो फौज है वो डिफेंसिव है। आप देखो, ऑफेंसिव बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और इसका जो ऑपरेशनल एक प्रकार से तालमेल है तारिक तालिबान पाकिस्तान से, वो एक काबिल तारीफ है। इन दोनों की बेसिस जो है वो अफगानिस्तान में है, ऑपरेशनल आपस में मिलाप होगा, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहे हैं।
तो इनके हमले जो है सटीक है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में। अब मुझे लगता है बलूचिस्तान में लोगों ने मन बना लिया, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो इंडिपेंडेंट चाहते हैं। और मुझे लगता है अब वो वापस नहीं आएंगे। आप देखेंगे कि अब जहां से भी आवाज आ रही है वहां पर ईद नहीं बना रहे, लोग कहते हैं अब हम तो अलग होके ईद मनाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि अब पाकिस्तान इस तूफान को रोक पाएगा, क्योंकि एक तूफान है ये। तो ये जैसे कहीं आपने जो बांग्लादेश के अंदर उठा था, जैसे जैसे पाकिस्तान की फौज उनके ऊपर वायलेंस यूज करती रही, वैसे वैसे लोगों का जो एक प्रकार से जो दिल था मजबूत होता रहा, वो लड़ते रहे। और जिस प्रकार से भारत के साथ उनकी मुक्ति बाहिनी लड़ी थी, इसी प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो बहुत ही ज्यादा काबिल है उसके मुकाबले में, और उसको किसी की मदद नहीं चाहिए, वो इंडिपेंडेंट हासिल करेगी। और उधर से तारीके तालिबान पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। तो मार इनको चारों तरफ से पड़ रही है। तालिबान जिसको ये सोचते थे कि भाई बहुत खुशी की बात है 15 अगस्त 2021 को, वही आज इनको मार रहा है। हमें पता था, हमें पता सही बात है। हमारी फोर्ट अच्छा, ये मैसेज किसी ने किया है बरहना, जो उनके कपड़े उतारने की बात पे उन्होंने कहा कि ये इरशाद बलोच हमराज ने किया मैसेज। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया तो पाकिस्तानी लाशों को जला देंगे। और सनाउल्लाह का मैसेज आया, वो कह रहे हैं नो इट्स अ रॉन्ग फैक्ट अबाउट महारंग, ये गलत है। मेरा भी ख्याल है कि इतना ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि करेंगे तो ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पे ये चली जाएगी गेम। ये तो फिर ये यहाँ नहीं रुकेगा काम। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज, दिल से चाहता हूं कि ये मैसेज गलत हो। मैं भी लेकिन यही चाहता हूं। पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी नहीं है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। जो हमने 72,000 दुश्मनों को जिनके खिलाफ वॉर लड़ी थी, उनमें से एक को भी हमने कुछ नहीं कहा, यहां पर बड़े आराम से रखा, पूरी इज्जत से रखा। पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी नहीं है। जो दुश्मन मारा गया उसको भी पूरी इज्जत से दफनाया गया, अपनी आर्मियों को इन्होंने लेने से मना कर दिया। इन्होंने तो अपने फौजियों को सोडेमाइज किया है जब ले गए थे रावलपिंडी में। स्पेशल जो इनकी वो है जगह इन्वेस्टिगेशन, SI पता नहीं की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो इनका विंग है, वहां इन्होंने अपने कर्नल मेजर उनको सोडेमाइज किया, अपने फौजियों को खुद। कर सकते हैं आप सिर्फ ये देखिए सर, एक चीज, अंबाला में एक इंसिडेंट हुआ, एक कर्नल के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की, ठीक है। जो आर्मी, पूरा कंट्री वो कर्नल साहब के साथ खड़ा है, ठीक है, पूरा कंट्री खड़ा है, साथ में लीगल ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स की जा रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल के साथ कोई करके दिखा देना, पता चलेगा। लीगल, क्या पूरा कंट्री पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल के साथ खड़ा होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या लीगल ऑप्शन तलाशे जाएंगे? रात में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को हाथ में लेकर के अंदर थाने में घुस करके पुलिस वालों को गोली मार दी जाएगी? क्या होगा? तो इसी से पता लगता है कौन सी आर्मी डिसिप्लिन्ड है। मैं आपसे रिकॉर्ड्स पे बता रहा हूं, जो चीज आपको अखबारों में मिलेगी वो बता रहा हूं, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा। हमारे आर्मी के बारे में बात करिए आप, मैं बताता हूं आपको। पाकिस्तानी आर्मी ऐसी घटिया आर्मी है जो अपने ही कंट्री के बाहर तो जो वॉर लड़ती है हारती है, यहां तक कि TTP से भी हार रही है, ठीक है, TTP से भी नहीं जीत रही, बाकी इंडिया तो भूल जाइए आप। पाकिस्तानी आर्मी ऐसी आदमी है जो कि अपने ही लोगों को गोली मारती है, अपने ही लोगों के साथ रेप करती है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़िए सर, ये रेप और उससे बाहर निकल के और भी क्राइम होते हैं, रेप और मर्डर से बाहर निकल के पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल ने बैंक लूट लिया। हमूदुर रहमान कमीशन पढ़िए, रिपोर्ट पढ़िए, लिखा है हमारी आर्मी, बैंक छोड़िए साले, हमारी आर्मी 1 रुपए का हेरा फेरी नहीं करती, जो बजट आता है उसमें हेरा फेरी नहीं होता इनके। जनरल साहब, आपने कोई बैंक लूटा है अपने सर्विस के दौरान? देखो सच्चाई नहीं, देखो आप तो मिर्जा साहब तुलना किससे कर रहे हैं आप। भारत की फौज एक ऐसी डिसिप्लिन फौज है, मगर पाकिस्तान में सब कुछ है। देखो पाकिस्तान में वो दो बड़ी कहावत है, कहता पाकिस्तान की फौज इलेक्शन हारी नहीं, जंग जीती नहीं। तो ये तो सच्चाई है। पाकिस्तान की फौज, वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है।
वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। ये दुख की बात है, यही पाकिस्तान की विडंबना है कि पाकिस्तान का भट्ठा गोल तो पाकिस्तान की फौज ने कर दिया। एक छोटा देश, एक रिच आर्मी। देखो भारत से उसका 1/7 साइज है, 1/8 की पॉपुलेशन है और 187 उसकी इकोनॉमी है, पर 80% उसकी फौज है। इतने छोटे देश के लिए इतनी बड़ी फौज क्या कर रही है? तो सच्चाई है कि इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट करके उन्होंने कि भारत आपके ऊपर हमला कर देगा। तो ये सच्चाई है। एक पैरेलल इकोनॉमी का मुजाहरा है। वो फौजी फाउंडेशन है जो कि $100 बिलियन का इकोनॉमी का एक बिजनेस करती है। न आपका बैंक से रियल एस्टेट, कोलगेट से सीमेंट, सब कुछ वो बनाती है, टैक्स के दायरे में नहीं आते। तो ऐसे देश का कहाँ चलेगी, कितनी देर चलेगा? आप इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इकोनॉमी को फौजी नहीं संभाल सकते। फौज का काम है अपने देश की एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना। आपको अपने बॉर्डर एरिया पे आप एक प्रकार अलर्ट वहां पर डिप्लॉय होना, ना कि देश को चलाना। देश को जिस दिन चलाएगी फौज, किसी देश का फायदा नहीं हुआ। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, ये जो लास्ट 70-78 साल में से आधे टाइम तो वो डायरेक्टली उन्होंने रूल किया है और आधे साल ये पीछे से किया। अब इनको एक ट्रिक आ गई है पाकिस्तान की फौज को, एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मुखड़ा रखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रखो, एक सिविलियन गवर्नमेंट सामने रखो। अगर कोई चीज खराब है तो उसके ऊपर ब्लेम करो और असली अथॉरिटी खुद रखो। तो ये पाकिस्तान को आ गया। कहते हैं ना कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ जाएगा। पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं आएगा, पर पाकिस्तान की हालात इंप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो पीछे से रूल करती है। आजकल सिविल की गवर्नमेंट को आगे रखती है और वो सिविल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। अब आपको पता ही है जो हालात है पाकिस्तान के, चारों तरफ से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना। तो सिविल वार जैसी सिचुएशन तो खुद ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे बाहर से, लोग जो अंदर से बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो अब टूटने के कगार पे, इसके 4 हिस्से होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है, जो इलीगली ऑक्यूपाई करके पाकिस्तान को, क्योंकि वहीं से आवाज आ रही, वो भारत में मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है वो भारत में मिलेंगे, यही आगे होने वाला है। और मुझे लगता है इसके अलावा कोई और चारा है नहीं। मिर्जा साहब, ये धर्म इश्तबान इन्होंने सवाल किया है कि अभी हाल पता नहीं चीन आर्मी उठ रही पाकिस्तान में, ढाका खाली कराया। इसका सवाल जो है, इस सवाल का जवाब रोहित दे दे। और इसका अगला जो हिस्सा है, ढाका खाली करवाया, ये सच है अभी के नहीं? हाँ, ये इस सेकंड पार्ट का ढाका का जवाब जो है वो हम लेंगे जनरल साहब से और पहले हिस्से का आपसे लेंगे। दोस्तों, हम 290 तक हमारा लाइव हमारे साथ जुड़े थे, अब हम फिर 260 पे आ गए। इसको एक दफा 300 क्रॉस कराएं, शेयर करें ब्रॉड को, ब्रॉड को शेयर करें। जी जी। चाइनीज आर्मी पाकिस्तान में कब नहीं थी? चाइनीज आर्मी पाकिस्तान में बैठी है क्या? खैबर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। चाइनीज आर्मी तब से थी। हाँ, अभी जो ये जिस चीज की बात कर रहे हैं कि चाइनीज की प्रोटेक्शन के लिए आर्मी है, नहीं, वो आर्मी जो है वो केपीके में है और चाइनीज आर्मी वहां पे है जो बीआरआई का वो कर रही है, सिक्योरिटी दे रही है सीपैक को बीआरआई को जो सिक्योरिटी दे रही है गिलगित बाल्टिस्तान में, ठीक है। और चाइनीज आर्मी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठी, ठीक है। ये तो रिकॉर्ड्स में यार ओसेंट है, मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, अखबारों में छपी हुई चीज। अभी इन्होंने जो बात की है वो ये है कि क्या चाइनीज आर्मी पाकिस्तान पहुंची, मतलब ये बोल रहे हैं कि चाइनीज लोगों के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, 3 प्राइवेट कंपनीज अपने सिक्योरिटी गार्ड लेके आई है और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके तकरीबन 15,000 लोग आएंगे और पाकिस्तानी आर्मी जो चाइनीज के सिक्योरिटी में लगी है वो उस प्राइवेट सिक्योरिटी के अंडर काम करेगी, उनके ऑर्डर्स मानेगी, ये बोला गया है। हालांकि पाकिस्तान ने इस खबर को डिनाई किया है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। ठीक, पाकिस्तान में चाइना की आर्मी मौजूद थी, पहले से मौजूद थी और अब भी मौजूद है। और वो रोहित साहब ने बताया। जनरल साहब, ढाका खाली हो रहा है क्या?
हाँ, मुझे समझ नहीं आया ये क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ढाका किस चीज से खाली हो रहा है, क्या चीज से, क्या क्या क्वेश्चन क्या है असली? अब मैं ढूंढता हूँ क्वेश्चन। हाँ, एक और ये जो दो बात रोहित साहब बता रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर चाइना एक उसको एक्सटेंडेड स्टेट बनाएगा, वो एक प्रकार से डेप ट्रैप में तो है ही। इन्होंने हमन टोटा की तरह ग्वादार पोर्ट ले लेना है, नेवल एक प्रकार पूरी बेस बना दी ग्वादार में, और वहां पर उन्होंने एयरफील्ड भी बना दिए। तो सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर चाइना का धीरे धीरे बढ़ाव होता जा रहा है, और यही डर है कहीं चीन ही ना ले ले पाकिस्तान को। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है, चीनी इलेक्ट्रिक जो पूरे टेक्नीशियन और इंजीनियर है, तो वो अपनी प्राइवेट जो कंपनीज की गार्ड्स हैं वो लेके आए हैं, वो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। तो ये दिखलाता पाकिस्तान की फौज फेल हो गई है प्रोटेक्शन देने के लिए। तो अभी तक तो चीन लेके आए हैं सिविलियन गार्ड, आने वाले टाइम में मुझे लगता है चीन की फौज भी वहां उतर जाएगी, वो समय दूर नहीं, क्योंकि ये रोक नहीं पाएंगे जो तूफान है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछने की कोशिश की थी, मेरे को लगता है बांग्लादेश में क्या, बांग्लादेश को सबको पता है हालात बहुत खराब हैं। अभी ये जो मोहम्मद यूनुस जो गए थे चीन में, और चीन में उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं वो मुझे लगता है सब खोखली हैं। चीन को भी पता है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं एक प्रकार से इलीगल वहां पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये अगली सरकार जब आएगी यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में उनके कंट्रोल में कुछ चीजें है नहीं। रेडिकल एलिमेंट्स आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर रूल कर रहे हैं, और आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन बढ़ती जा रही है वहां पर। और सच्चाई है जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन आर कॉलिंग द शॉट। जिस तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हुआ था, बांग्लादेश भी इसी तरीके से बर्बाद हुआ, क्योंकि इसकी इकोनॉमी जो एक अच्छा कर रही थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो ठप पड़ी है। क्योंकि उसको समझना चाहिए बांग्लादेश इज कॉल्ड इंडिया लॉ कंट्री। 95% जो उसका बॉर्डर है वो भारत से मिलता है, और सारा रॉ मटेरियल टेक्सटाइल मिल के लिए भारत से जाता था, पानी यहाँ से जाता, बिजली यहाँ से, खाना यहाँ। और अब भारत के साथ अगर उसके रिलेशन खराब होंगे तो उसकी इकानमी डगमगाएगी। आज इन्फ्लेशन कहते हैं कि जितना शेख हसीना गई जिससे डबल हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और सच्चाई ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है कि माइनॉरिटीज को डर है, माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, इलीगल माइग्रेशन बढ़ेंगी। और ये रोंगिया जो 10 लाख के करीब बैठे कॉक्स बाजार में, इनको पैसा मिलता था अमेरिका से, यूएस एड से, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया है। तो मुझे लगता नहीं जो अभी बांग्लादेश किसी राह पे चलेगा। बांग्लादेश की वाकई बहुत हालात खराब है, और दुख की बात यह है जो बांग्लादेश 15 साल में बहुत अच्छी तरक्की कर गया था, अब वो फिर ऐसा लगता है कि वो भी इट इज गोइंग इन अ पाकिस्तान वे। और ये बहुत ही दुख की बात है भारत के लिए भी। इस चीज को हम यही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिचुएशन बदले, मगर अभी तो ऐसा लग नहीं रहा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के राहों पे जा रहा है बांग्लादेश अपने आप को बर्बाद करने के लिए। बांग्लादेश अपने आप को बर्बाद करने के लिए मतलब है कि सुसाइड कर रहा है। रोहित साहब क्या कर रहा है बांग्लादेश? एक क्वेश्चन और भी आया है, राहुल कुमार ने पूछा कि प्लीज आंसर, इंडिया शुड टेक अ स्टैंड। हाँ, वो आपके लिए सवाल किया उन्होंने, आपसे सवाल किया। प्लीज क्या था? ये है सवाल, ये सवाल। आंसर, इंडिया शुड टेक स्टैंड फॉर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस। वो आपने बोला था ना, उसी के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि आप कहीं बता रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट नहीं। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया ने अब तक बलूचिस्तान की ये बोला है, हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मोर रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन साहब ने भी यही बोला कि बलूचिस्तान में जो वो है वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उनको राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, अब बलूचिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम फाइटर्स तो हैं ही ये लोग, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है तो बलूचिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करे, यस। लेकिन हम किसी भी कंट्री को, हम नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, ना मैं करता हूं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, सीधी बात है। हम किसी को हथियार नहीं देते। लेकिन बीएलए के जंग को आप वायलेंस कहेंगे क्या? वो तो जंग लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं।
देखिए एक चीज समझिए, आप जाकर कहीं ब्लास्ट कर रहे हैं, आप जाकर कहीं गोली चला रहे हैं, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैं वायलेंस, क्योंकि पाकिस्तान ये रिटेलिएशन है जो पाकिस्तान कर रहा है उसकी। पाकिस्तान जो वायलेंस कर रहा है वो भी कंडेमेबल है, और ये जो वायलेंस कर रहे हैं वो भी कंडेमेबल है। जंग है, ठीक है, जंग है, लेकिन वायलेंस के साथ इंडिया नहीं है, क्योंकि हम अकेले ऐसे जनरल साहब आप जरा बताएं, आपके ये इनके यहाँ रुको ना, वो कहता नहीं है रुको जरा, वो वाला रुको। अच्छा हाँ जी जनरल साहब। हाँ देखो, रोहित साहब का अपना व्यू पॉइंट है, मगर ये सच्चाई है, ये ब्लूप्रिंट है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के अंदर भी मुक्ति बाहिनी के साथ भारत की फौज मिलके ही क्या, क्योंकि आप जब जुर्म ढाते हो, पब्लिक पे लोगों को मारते हो, उनकी औरतों का रेप करते हो, लोगों को गायब करते हो, और फ्रीडम स्ट्रगल है, तो आपके पास और कोई चॉइस क्या रह जाती। तो जब हमने वहां पर मुक्ति बाहिनी के साथ भारत की जो फौज लड़ी थी, और इसमें कोई शक नहीं, उसकी वजह यही थी क्योंकि वो उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगर भारत की फौज बांग्लादेश में नहीं जाती तो बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड तो हुआ है, पर उससे काफी ज्यादा जेनोसाइड होता, क्योंकि पाकिस्तान की फौज तो वहां पर जुर्म ढा रही थी। और मुझे लगता है बलूचिस्तान में भी वो किसी तरीके से वही हो रहा है। हाँ, ये अलग है कि जो मुक्ति बाहिनी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बहुत ही तगड़ा फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है, और वो आर पार की लड़ाई, उसके पास काबिलियत और क्षमता है, वो पाकिस्तान की फौज को हरा सकती है। तो ये है, मगर ये आपके लिए एक और सवाल आ गया जनरल साहब। हाँ, कि क्या चाइना BLA और CPEC के साथ हाथ मिलाएगा? हाँ देखो, ये एक बड़ा म्यूट क्वेश्चन है। चाइना इसको देख रहा है बड़े जोरों से कि क्या ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान किसी देश का हो सकता है, वो चाइना का है। $62 बिलियन है। हाँ, तो वो रोहित साहब कह रहे हैं ना कि फौजें तो आई हुई हैं। हाँ, कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, आपके पास खबर नहीं है। रोहित साहब कह रहे हैं मेरे पास खबर है, कब नहीं आई है, और उन्होंने बताया कि जो सिक्योरिटी गार्ड और कंपनियां हैं उनके रूप में वो बहरूप धार के आई हुई हैं। तो जनरल साहब ये तो फिर मुझे लगता है कि अगर चाइना ने BLA से बात कर ली तो फिर तो सर गेम अप है। वो रोहित साहब ऐसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं रुको। पॉइंट क्या है? पॉइंट वो ये कह रहा है कि अगर मान लो बलूचिस्तान बन जाता है तो फिर चाइना को क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि उसने तो $62 बिलियन खर्च कराया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रही है ग्वादार में, ग्वादार ही तो नेवल पोर्ट है, और उसके 18 प्रोजेक्ट तो बलूचिस्तान में है। अब ये क्वेश्चन है, अब ये एक म्यूट क्वेश्चन, इसका जवाब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दे सकते। आज की तारीख में चीन के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ है। आने वाले समय में जब अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट तो चीन बलूचिस्तान से कैसे बातचीत करेगा ये तो समय बताएगा। हो सकता कोई ना कोई बातचीत करे, क्योंकि उसको पता है, और मुझे लगता है कि चीन एक बहुत ही ज्यादा चालाक देश है। अगर उसको लगा कि पाकिस्तान के हाथ से सिचुएशन जा रही है तो वो बदलने में टाइम नहीं लगाता। जिस प्रकार से ये बदले थे, पाकिस्तान को साथ छोड़ के इन्होंने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लिया था 1975 में, और बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छे रहे थे चीन के, इंक्लूडिंग शेख हसीना के गवर्नमेंट के टाइम में, ये मान के चलो। तो मुझे लगता है चीन बदल सकता है, पर आज की तारीख में जो चीन है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर कल को उसको लगता है कि बलूचिस्तान हाथ से गया और वो उनको जरूरत पड़ेगी अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट से बात करने की, तो चीन बात करेगा, क्योंकि उसके लिए ग्वादार पोर्ट बहुत जरूरी है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। इनके $62 बिलियन का पैसा खर्च किया है। मिर्जा साहब ठीक है रोहित जी, आपके लिए एक मैसेज और आ गया है, और आप ये चाइना वाली मसले पे भी बात करें। और ये लिखा है कि रोहित जी, इवन इन बलोचिस्तान पीपल दे डोंट हैव ड्रिंक टू क्लीन वाटर, सो पर्सनली इट्स माय ओपिनियन वी शुड स्टैंड विद बलोच। ये राहुल कुमार जी का है मैसेज, पहले भी इनका ही आपके लिए क्वेश्चन आया था। तो ये चाइना पे बोले आप, ये कोई आपके कबीले का बंदा इधर आया हुआ है, वो देख आपको फॉलो करते करते आ गया। अच्छा मैं ये बता रहा था कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि बलूचिस्तान के स्ट्रगल के साथ हम हैं, लेकिन आर्म्स कौन दे रहा है? हथियार जितने भी हैं वो सारे अमेरिकन पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, अमेरिका हथियार क्यों दे रहा है? ये लोग आरोप लगाते हैं कि इंडिया हथियार दे रहा है बलूचिस्तान को, इंडिया हथियार दे रहा है TTP को। अमेरिकन हथियार पकड़े जा रहे हैं। आपने भी तो अमेरिकन हथियार ही दिए थे ना आतंकवादियों को।
तो हम देते तो इंडियन होते, रशियन होते, हमारे पास रशियन हथियार है, हम रशियन देते, इंडियन देते। ये अमेरिकन हथियार तो हम खरीदते नहीं। तो ये दे कौन रहा है? अमेरिका दे रहा है। अमेरिका चाहता है चाइना आउट फ्रॉम बलूचिस्तान, अमेरिका चाहता है चाइना आउट फ्रॉम पाकिस्तान, तो अमेरिका दे रहा है, अमेरिका फंडिंग भी कर रहा है। तो ये सारा का सारा इंडिया पे आप आरोप लगा दीजिए। इंडिया ये बोलता है कि हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ हैं, बदतमीजी हो रही है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, वहां पे लोगों को गायब किया जा रहा है, नो डाउट हम उनके साथ खड़े हैं, नो डाउट अबाउट इट। जहां इंटरनेशनल फोरम पे बात करनी है हम करेंगे कि उन लोगों के साथ गड़बड़ हो रही है, उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, उन लोगों पे अत्याचार हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये बात कि हथियार हम दे रहे हैं वो नहीं मानने के लिए तैयार। मुझे एक मेड इन इंडिया, मेड इन रशिया हथियार दिखा दो ना जो बरामद हुआ, वो तो दिखाने के लिए तैयार नहीं। आप आपने ही 4 बच्चे पाले जो पड़ोसियों के घर पे पत्थर फेंकते थे, उसमें से अगर 2 ने आप ही के घर पे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए तो आप बोलते हो कि हम विक्टिम टेररिज्म के। अरे हथियार किसके हैं? सिखाया किसने उनको? ये आतंकवाद को उसने पढ़ाया उन्हें? आप ही का तो काम है, हमारा थोड़ी है। हम कहीं पे भी हम इंडिया टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करता है। यस, फ्रीडम स्ट्रगल सपोर्ट करता है। आपका फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडिया अकेला कंट्री वर्ल्ड में जिसने फ्रीडम ली पीस से। वी स्टैंड विद पीस। हमारी आर्मी भी पीस के साथ खड़ी है। आप किसी वक्त ना, आप मुझे किसी वक्त गांधीयन लगते हैं। आप कांग्रेस के तो नहीं है? कांग्रेस को तो नहीं सपोर्ट करते आप? गांधी जी तो हमारे फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। अच्छा, तो नेताजी क्या है? नेताजी क्या है? अच्छा, ये हमारी आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर साथ बैठे हैं, हमारी आर्मी का ना। नहीं, मैं उनको, आई डोंट वांट टू पुट हिम ऑन द अंडर द स्पॉटलाइट। बहरहाल एक ये लाइटर नोट पे बात हो रही है। तो ये लिखा है, पाकिस्तानी बेवकूफ जर्नल ने पहले इस्लामाबाद में महारंग बलोच पर तशद्दुद किया, नतीजा सबके सामने है। मगर अब जो हो रहा है, इसका जो रिएक्शन आने वाला है, शायद कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये माविया बलोच ने कहा है। और फिर हमारे साथ सूरी साहब जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं सिंध बनेगा हिंद। सूरी जी कह रहे हैं सिंध बनेगा हिंद। अच्छा, ये मिर्जा साहब ये बात कर रहे थे जो रोहित साहब की जो हथियार हैं, हथियार साथ शेयर करते जाए, लाइव को प्लीज साथ शेयर करते जाएं। और ऊपर सुपर थैंक्स है, सुपर चैट है, ज्वाइन करें, मेंबरशिप लें प्लीज। जी जारी रखें जरा साहब। ये जो $3 बिलियन के हथियार अमेरिका छोड़ गया जब अफगानिस्तान से गया था, उसके अंदर M16 कार्बाइन भी थी, उसके बाद LMG भी थी, मोटर्स भी थी। और वो हथियार जो हैं, कुछ TTP के पास पड़ गए हाथ में, कुछ BLA के पास, और वो कहीं ना कहीं लश्कर तोबर जैसे मोहम्मद के पास भी आए हुए। अब जब ये हथियार इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की और आतंकवादी मारे गए, जो पहले थे वो पाकिस्तान मेड मिलते, चाइना मेड मिलते थे, अब अमेरिकन मेड भी वेपन मिले। तो वो जो $3 बिलियन बहुत ज्यादा असला होता है, वो छोड़ गए। और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई है अमेरिका से, इसमें कोई शक नहीं। तो वो जो है हथियार अब पूरे का पूरे इनके पास घूम रहे हैं। और इसीलिए, और सच्चाई ये है कि भारत जो है, भारत ने कोई हथियार वगैरह नहीं दिए, मगर भारत बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। बलूचिस्तान की जो स्ट्रगल एक फ्रीडम स्ट्रगल है, और भारत चाहेगा कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट मिले, क्योंकि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। बलूचिस्तान को इलीगली ऑक्यूपाई किया इन्होंने 1948 में, जिस प्रकार से दबाव डाल के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया, और उसके बाद इनको सेकंड क्लास सिटीजन बने। तो हमें इसमें कोई शक नहीं कि हम बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं। और जो कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज कर रही है, वो एक प्रकार से गलत है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, लोगों को मारा जा रहा है, जेल में बंद है। और डॉक्टर मारूम बलूच को जिस प्रकार से इन्होंने अब जेल में डाल के उसके ऊपर टेररिस्ट के चार्जेस लगाए, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी भूल होगी पाकिस्तान की, क्योंकि उनके साथ पूरा बलूचिस्तान खड़ा है। और जिस प्रकार से अब वहां से आवाज आ रही है, मुझे लगता नहीं ज्यादा देर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रह पाएगा। अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही नहीं, मुझे तो लगता है खैबर पख्तूनख्वा भी इनके हाथ से गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो इनके बिल्कुल अगेंस्ट होगी। वही तालिबान जिसको ये अपना मुशेरा भाई कहते थे, आज वही इनके इतने अगेंस्ट है
कि आप कोई सोच नहीं सकता था। आज 8 में से 4 इन्होंने पोस्टें अभी भी देख काबू की हुई, 28 इनके पाकिस्तान की फौज के जवान मार दिए। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान ने वही भरेगा जो उसने किया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो कहता है बोया पेट बबूर का तो आम कहां से हो, तो ये है पाकिस्तान ने आतंकवाद क्रिएट किया, पाकिस्तान ही आज उसकी फसल काट रहा है और अब वो भारत की तरफ उंगली उठा रहा है। भारत का कोई लेना देना नहीं इससे। ये जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएशन है। कोई मार गया किसी आतंकवादी को, वो पाकिस्तान भारत का, भारत ने क्या लेना है। अभी ISI उनको मरवा रही है। जिस प्रकार से अब्दुल रहीम को आज मारा गया, वो भारत ने क्या मरवाया, वो तो साला लश्कर तोबा का आपने ISI ने मरवा दिया क्योंकि आउटलिव्ड हो गया वो यूटिलिटी। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान जहां जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएशन है और ये पाकिस्तान अभी भी समझ ले रहा। मैं आने लगा था फहीम के कत्ल की तरफ कि उसको, वो दुकान चला रहा है अपना, बैठा है, रिटायर हो गया है, तो उसको मार दिया ये दिखाने के लिए कि जी बड़ा खतरा है इन लोगों को। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पानी तो आपने रावी का कर दिया बंद, ठीक है ना, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि हम रावी में कश्ती चलाया करते थे जब लाहौर जाते थे ना, वहां पे कश्ती का बड़ा वो लेते थे 5 रुपए पार आर, चलो अब हमने कौन सा लाहौर जाना है। लेकिन ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हालिया दिनों में बात हो रही थी कि इसके ऊपर इसमें कुछ तब्दीली लाई जाएगी। और ये हमारे सुनील लाल साहब हैं, ये हमारे फॉलोअर हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, गालबन ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते हैं। तो इन्होंने कहा है आई अपील टू द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ये नायला कादरी बलोच वाली मेरे ख्याल है गवर्नमेंट इन एग्जाइल की बात कर रहे हैं। एंड शुड प्रोवाइड अ स्पेस फॉर हर एम्बेसी इन इंडिया टू हेल्प देम डिप्लोमेटिकली। क्यों लाल साहब, क्यों दिल्ली च बम फड़ाना जे एम्बेसी खुले तो ISI वाले बंदा भेज के उसे बम मार दें, फिर अभी चलने दे जैसे चल रहा है। मेरा तो ये ख्याल है जी, इंडस वाटर ट्रीटी कहाँ खड़ी है और क्या इसको हम एक वेपन के तौर पर यूज कर सकते हैं पानियों को? देखो, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, एक सबसे अच्छी वाटर ट्रीटी है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकेट किया था। इसके अंदर जो 6 नदियां हैं, उसके अंदर जो 3 ईस्टर्न नदियां हैं जो कि सतलुज, ब्यास और आपकी रवि है, उसका पानी हम 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 3 वेस्टर्न रिवर हैं जो कि आपकी इंडस है, झेलम है और आपकी चिनाब है, उसका हम रन ऑफ द वाटर कर सकते हैं और उसका 20% पानी कर सकते हैं। हमने आज तक अपना पूरा का पूरा पानी जो इस्तेमाल ईस्टर्न नदियों का कर सकते हैं, हमने 40-50% से ज़्यादा नहीं किया। इसका मतलब ये सारा पानी उधर जा रहा है अभी भी, और वहाँ पर भी हमने 20% के कारण पानी नहीं इस्तेमाल किया। पाकिस्तान बार बार इस चीज़ को उठाता है और कहीं ना कहीं हर केस को हारता है। भारत अब क्या कह रहा है कि अब हमें टाइम आ गया इसको रिव्यू करने का, क्योंकि हम अपर रेपराइन होने के बावजूद पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं। जो उनको ऑथराइज है उससे डबल पानी हम दे रहे हैं। और हम इस बात को कभी भी, इस बात लड़ाई में भी 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई में हमने पानी कभी नहीं रोका। तो एक मैच्योर्ड देश है भारत, एक डेमोक्रेटिक देश है। मगर ये भी सच्चाई है कि अब समय आ गया कि हमें बताना चाहिए पाकिस्तान को कि आप इसको, आप यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और हम चाहते हैं कि 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको दोबारा रिवाइव करा जाए, इसको दोबारा एक प्रकार न्यू हिसाब से करना चाहिए। और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान को हम जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं जितना उनको ऑथराइज है, उसके बावजूद कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। मगर भारत एक बहुत ही स्टेबल, इंडिपेंडेंट और एक मैच्योर्ड देश है। मिर्जा साहब, अच्छा, जयराम जी ने बोला है कि रोहित बाहर से गांधीयन है और अंदर से पक्के, वो कहता है पक्के वो हैं श्री सुभाष चंद्र बोस हैं, कह रहे हैं बिलीव मी, हा उन्होंने कहा है। और ये आपके लिए सवाल आया है रोहित साहब, वो कह रहे हैं कि रोहित सर, इज बलूचिस्तान मूवमेंट सोशल मूवमेंट फॉर फ्रीडम? व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ दिस मूवमेंट? कि भाई ये क्या है तहरीक, ये आजादी की तहरीक है, ये समाजी तहरीक, वो क्या कहते हैं उसको, समाजी तहरीक क्या है?
इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को अगर आप देखें तो इनिशियली हर जिले में या हर जगह इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स थे। वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स महात्मा गांधी के आते ही कंबाइन होने शुरू हुए एक महात्मा गांधी के अंदर, और फिर एक मास स्ट्रगल, मास मूवमेंट आई। महात्मा गांधी की देन क्या थी हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को? मास मूवमेंट, आदमी में जागृति कि हमें आजादी चाहिए। 1921 में जिस महात्मा गांधी ने ये बोला था कि चौरी चौरा में 4 पुलिस वाले मार दिए और वो सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया, उसी महात्मा गांधी ने 1942 में बोला करो या मरो। ये उस लेवल पे पहुंच चुका है मूवमेंट। मास मूवमेंट आपको दिख रहा है, बलूचियों में जागृति दिख रही है और करो या मरो के नारे दिख रहे हैं। अब इंडिपेंडेंस दूर नहीं, सिंपल। मैंने आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ बता दिया कि क्या कहां पर। बड़ी खूबसूरत आपने एग्जांपल दी है। आपने कांग्रेस के दोनों नेताओं का अच्छा आपने उल्लंघन किया है, तारुफ किया है, उनको बचाया है दोनों को, कि एक यहाँ तक लाया और दूसरे ने जो है आगे वो ये आजादी ले ली। ठीक है, ये तजिए होते हैं तारीख में। इतिहास लिखने वाले अपने अपने नजरिए, अपने अपने पर्सपेक्टिव से तारीख लिखते हैं, और वो तारीख का जो भी पर्सपेक्टिव हो उसका माजी की, चूंकि वो माजी का होता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डॉक्टर मिश्रा को भी शामिल कर लो, आपका साथी है। अच्छा, वो मैंने उनको भेजा है लिंक, लेकिन मेरे ख्याल है टू लेट हो गया, सुबह उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना होता है पढ़ाने के लिए, तो कल उनको जोड़ लेंगे। और ये जनाब PKICS कह रहे हैं, आई एग्री विद सुनील लाल, जिन्होंने कहा कि बाहर से गांधी ने, अंदर से पूरा सुभाष चंद्र बोस है। गुड। अच्छा, ये माविया ने, वो जो पहले हमने खबर किसी ने हमें दी यहाँ पे उनके, तो उन्होंने कहा है ये माविया बलोच ने लिखा है, डॉक्टर साहब ये गलत है, मारंग बलोच से 1-2 मरतबा उनकी बहन की मुलाकात हुई है और खत भी भेजा है, मगर ऐसी कोई बात नहीं। चलो शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं, शुक्र है। डॉक्टर साहब हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की मैंने। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो काम किया वो अलग था, ठीक है। भगत सिंह ने जो काम किया वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। 30 साल भी, 25 भी उम्र नहीं थी जब वो फांसी पे लटक गए थे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक इंडिविजुअल जाके एक आर्मी बनाए और लड़ने के लिए और सामने आ जाए, ठीक है। बहुत बड़ी चुनौती थी ब्रिटिशर्स को, अगर प्लेग नहीं फैला होता उस आर्मी में। तो एक चीज, महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन क्या है और कैसे है? मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एक RTI लगी थी और उस RTI में पूछा गया कि ये प्राइम मिनिस्टर फादर ऑफ द नेशन कैसे, क्या आपने कोई उपाधि दी? तो गवर्नमेंट ने ये बोला नहीं, फादर ऑफ द नेशन हमने नहीं बोला। फादर ऑफ द नेशन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उपाधि नहीं दी गई है, उनको कंट्री बोलता है फादर ऑफ द नेशन। अब बताता हूं मैं हिस्ट्री कि फादर ऑफ द नेशन किसने बोला सबसे पहले महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने बोला। जब वो रंगून पहुंच गए थे तो वही महात्मा गांधी, इलेक्शन हुआ था कांग्रेस का, सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे, उनके सामने महात्मा गांधी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया पट्टाभी सीतारामैया, और पट्टाभी सीतारामैया हार गए कलकत्ता में। महात्मा गांधी ने का सेंटेंस है कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी अपनी हार है, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस पहुंचे, रंगून पहुंच गए और वहां से रेडियो ब्रॉडकास्ट किया, उसमें बोला राष्ट्रपिता हम यहां आ गए हैं और जल्दी दिल्ली में हम झंडा लहराएंगे। ये थे सुभाष चंद्र बोस, राइट। ये सोचने की बात है कि सुभाष चंद्र बोस का अचीवमेंट बहुत बड़ा था, उनके बराबर अचीवमेंट कोई नहीं ले सकता। मैं तो जिंदगी में नहीं ले सकता, भूल जाइए, है ना। मैं तो, ये जनरल हैं, जनरल साहब साथ बैठे हैं, इनका नाउन है, मेरा एडजेक्टिव है जनरल। मैं जिसे बोलते हैं आम आदमी हूं, ठीक है। फैक्ट इज कि सुभाष चंद्र बोस का जो अचीवमेंट था वो भी बड़ी चीज थी, तो हम दोनों में से किसी को नहीं निकाल सकते, सबने इकट्ठा कंट्रीब्यूट किया तब। ये अच्छा, ये नए पर्सपेक्टिव आ रहे हैं बलूचिस्तान
में जो कुछ हो रहा है ना, ये नए पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। मैं जरा ज्यादा क्रांतिकारी और जंग और लड़ाई और बंदूक और तोप इसका आदमी हूं, लेकिन अब मैं दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी अप्रिशिएट करना मैंने शुरू कर दिया है। जैसे BYC की तहरीक जो है उसने पूरे बलूचिस्तान को मोबिलाइज कर दिया है, उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूं। और जिस तरह अख्तर मेंगल साहब ने एक इनिशिएटिव लिया लॉन्ग मार्च का, उसको भी आप कुछ कहना चाहते हैं जनरल साहब? उससे पहले मैं ये पढ़ के सुना दूं कि ये कह रहे हैं कि यकीन करें डॉक्टर साहब, कल पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर एक सिपाही ने रोते हुए कहा, हम गरीब हैं, बलोचों से कहो हमको नहीं मारना है तो अफसरों को मारो। आपका माइक बंद है। अच्छा, नहीं मेरा माइक तो अब खुल गया, अब ठीक है। देखो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की फौज का मोराल बहुत डाउन है, और ये सच्चाई है पाकिस्तान की फौज के अंदर अफसर और जवानों के बीच में गैप बहुत। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जब पाकिस्तान के 93,000 यहाँ पर फौजी भारत के प्रिजनर वार थे, तो उस समय हमारे जो फील्ड मार्शल मानिक शाह साहब थे, उस टाइम जनरल मानिक शाह थे, तो वो जैसे रूटीन है अपने जवानों का खाना जब खुलता है तो देखने जाते हैं कि जवान भाई खाना मिलता है नहीं, तो क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रिजनर थे तो वो उनके पास गए। वहाँ उनके जो JCO साहब होते सूबेदार मेजर कहते SM साहब, कहते हाँ साहब, साहब खाना मिलता है, कोई प्रॉब्लम है, सोने की सब ठीक ठाक है, कोई आपके बेड बग वगैरह तो नहीं है? उसने बोला नहीं साहब सब कुछ ठीक है। तो उसने बोला साहब मैं अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात पूछ लूँ? हाँ, कहता हाँ पूछे SM साहब, क्यों नहीं? कहता साहब हमारी फौज में तो आज तक किसी ने पूछा नहीं ऐसा, आप दुश्मन के होते हुए भी आप ये सारी चीजें पूछ रहे हो। तो कहता कि साहब अगर आप जैसे हमारे देश में अफसर होते तो हम इतनी बुरी हार नहीं खाते। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की फौज में पाकिस्तान के ऑफिसर और जवानों में बड़ा फर्क है। और पाकिस्तान के अफसर हैं वो तो रहते हैं बहुत ही आलीशान ढंग से, और जो जवान हैं वो बेचारे मारे जाते हैं। तो ये जो अभी न्यूज आ रही है कि इतना मोरल डाउन है पाकिस्तान की फौज की जवानों का कि वो डिजर्टर हो रहे हैं, एब्सेंट विदाउट लीव हो रहे हैं, उनको लगता है कि अगर वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे तो वहां मारे जाएंगे। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो वो भाग भाग के गल्फ में जा रहे हैं और वहां पर कहते हैं हम सिक्योरिटी की जूब करें। जब इस किसी देश में ऐसा फौज का मोराल हो जाता है तो इसका मतलब पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया, वो फौज लड़ नहीं सकती। और ये दुख की बात है, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। और इसीलिए जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं वो कह रहे हैं कि अब जो आर पार की लड़ाई है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान चारों तरफ से लड़ रहा है। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी वो फौजी स्ट्रगल कर रही है, और इसी प्रकार से जो डॉक्टर महारंग बलूच जैसी हैं ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये पॉलिटिकली लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि अब ये वापस होगी, ये आर पार की लड़ाई है और अब इसका नतीजा जल्दी ही निकलेगा। और यही नहीं, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो भी पाकिस्तान इसको सहन नहीं पाएगा। तो ये जो भी हो रहा है पाकिस्तान की खुद की देन है, किसी और ने नहीं किया। पाकिस्तान ने सेल्फ गोल किया है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मगर आज जो भी लोग बोल रहे हैं बलूचिस्तान में, कोई भी लोग बलूचिस्तान का ऐसा नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, और वो कहते हैं कि साहब हम मर जाएंगे पर पाकिस्तान के साथ नहीं। ये सिचुएशन इसलिए हुई है कि पाकिस्तान ने उनको सेकंड क्लास सिटीजन किया, उनको मारा है, उनके बच्चे गायब किए हैं, उनके ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं। तो ये तो होना ही था, और अब ये मुझे लगता है इसका जल्दी से जल्दी नतीजा हासिल होगा। मिर्जा साहब। अच्छा जनरल साहब, आपके लिए एक सवाल आया। मैं ये कहने लगा था दर्शकों को कि भाई जनरल साहब भी बैठे हैं, रोहित साहब को बख्श दें, आज बड़े सवाल कर रहे हैं, कुछ जनरल साहब से भी सवाल करें। जनरल साहब, हमारे चैनल पे लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, रेडियो हिमालय पे, बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव पे। ये एक सवाल आया है RR भारत से सनातन, ये कह रहे हैं मेरा सवाल जनरल साहब से है, क्या BLA अकेला आजाद करा सकता है यानी बलूचिस्तान को? क्या कोई और कंट्री साथ दे पाएगा? बलूचिस्तान कब तक आजाद हो जाएगा? देखो ये आपके लिए सवाल इन्होंने रखा है।
हाँ बिल्कुल 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 साहब, कुछ बलूचिस्तान नाज़रीन को मैं ये बता दूं कि अभी चंद ही लम्हों के बाद हमारे साथ मेजर समर तूर साहब भी जुड़ने वाले हैं। तो प्लीज ब्रॉड को ज्यादा से ज्यादा, ये ब्रॉड वो टिकटॉक को कहते हैं ना, तो ये लाइव है, लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरी ईदी कहाँ है भाई, आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ, मेरी ईदी कहाँ है? चलिए जनरल साहब जवाब दें प्लीज। थैंक यू। हाँ देखो, सच्चाई है कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाकई बहुत ताकतवर है। इसने जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अकेली नहीं है, इसके 6 फैक्शन थे बलूचिस्तान के, ये सब मिलके एक इन्होंने इकट्ठे हो गए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तौर पे। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, सक्रिय है। इसकी ताकत का आप यही कर सकते हो, हिसाब लगा सकते हो कि जाफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को हाईजैक किसी ने आज तक नहीं किया था वर्ल्ड में, जो कर दिया। मुझे लगता है इसके पास काबिलियत और क्षमता है, ये इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। बनिस्बत पॉलिटिकल मूवमेंट लोगों के साथ हो, वो मुझे लगता है हो रही है। मोरल सपोर्ट और बाकी सपोर्ट सब मिलेंगे। वाकई ये कई चीजें बताई नहीं जाती, मगर ये कहना आसान है और सच है कि भारत नहीं, कुछ और देश भी आएंगे जो कि इसको सपोर्ट करेंगे और इस इंडिपेंडेंट को। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये होके रहेगा। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास वो वेयर विदॉल है कि वो अपना काम सक्सेसफुली कर पाएगी और पाकिस्तान की फौज इसके साथ मुकाबला नहीं कर पाएगी बलूचिस्तान में, क्योंकि उस टरेन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से ज्यादा कोई भी अच्छा फाइटिंग फोर्स नहीं है। मिर्जा साहब, अच्छा जनरल साहब, आपने शोले फिल्म तो देखी होगी और रोहित साहब ने भी देखी होगी, जिसमें अमजद खान जो है, जब वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के जाते हैं मारने और मार खा के आ जाते हैं, तो पूछता है, तो वो कहता है तेरा क्या बनेगा कालिया। तो इसी किस्म का एक सवाल किया है हमारे साथ सद्दाम अल बलोची साहब ने। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान, सिंध, पश्तून ये सब निकल जाएंगे तो तो पंजाब का क्या पंजाब होगा? का क्या बनेगा? क्या बनेगा रोज साहब पंजाब का? इंडिया में शामिल हो जाएगा? नहीं, पंजाब जो है, पंजाब का क्या होगा? पंजाब एक लैंडलॉक्ड कंट्री बनेगा, ठीक है? इंडिया में शामिल नहीं होगा वो पंजाब। क्यों नहीं होगा? वो का रीजन है, ये पंजाबी आर्मी होने नहीं देगी। अगर इंडिया में शामिल, देखिए एक बात समझिए, हम बहुत टाइम से सुन रहे थे कि यार पाकिस्तान वापस आ सकता है, पाकिस्तान वापस आ सकता है, और पाकिस्तान के लोग आना भी चाहते हैं। आज आप वहां पे रेफरेंडम करवा लो पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर छोड़ दो, एक आदमी 70% पाकिस्तान इंडिया से मिलने का वोट करेगा, इंडिया के साथ जाने की वोट करेगा। ये पहले हुआ करता था जब वो इंडिया से नफरत करते थे। आज आप देखिए ना यूट्यूब पे क्या बोला जा रहा है, आप देख लीजिए कितने सारे यूट्यूबर्स है जो पाकिस्तान की एक्चुअल नब्ज बता रहे हैं कि नहीं यार इंडिया इतना डेवलप कर गया, हम यहाँ क्यों हैं। लेकिन कौन नहीं होने देगा? अगर वो बन गया, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक हो गए, तो आसिम मुनीर क्या होंगे? आसिम मुनीर क्या करेंगे? आर्मी चीफ तो इंडिया का होगा और प्राइम मिनिस्टर एक होगा, तो शहबाज शरीफ क्या चीफ मिनिस्टर बनेंगे पंजाब के? ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। फौजी फाउंडेशन का क्या होगा? इंडियन आर्मी तो ऐसा कुछ नहीं करती। इंडियन आर्मी जनरल्स कोई वो क्या बोलते हैं, डायपर नहीं बनाते। इंडियन आर्मी जनरल्स लड़ाई जानते हैं। तो वो क्या करेगा? क्या वो फौजी फाउंडेशन कैसे चलेगा और कौन चलाएगा उसको? ये गेम खत्म हो जाएगा पूरा। झांकी जो बिगाड़ी थी आज तक आईएसआई ने, ये बता के मुसलमानों पे इतने एट्रोसिटी होती है, गोली मार दी जाती है, वो जिंदा जला दिया जाता है, वो सब तो नैरेटिव ही खत्म हो चुका। और अब पाकिस्तानी लोग खुद पूछ रहे हैं कि तुम इतने साल से बता रहे थे कि यहूद और हनूद हमारे दुश्मन हैं, ये तो दुश्मन नहीं निकले, इन्होंने तो हमारे लिए इतना कुछ किया। पाकिस्तान में इतने खुश हैं मुसलमान, इंडिया में इतने खुश हैं मुसलमान, तो हम अलग क्यों हुए थे? ये प्रॉब्लम है, राइट? तो जनरल साहब ये पूछ रहे हैं कि राहुल कुमार साहब पूछ रहे हैं, सर वी शुड टेक स्टैंड फॉर पीओके बिकॉज इट्स टू लेट नाउ। मोदी जी मैनिफेस्टो में था पीओके, प्लीज सर। तो सवाल कर रहे हैं, मैं तो इसका जवाब नहीं दूंगा, जो मोदी साहब के करीब है इस वक्त, क्योंकि मैं तो इंडिया में नहीं बैठा, ये दोनों बैठे हैं दिल्ली में। तो ये बताएं। देखो ये सच्चाई है जो पीओके में राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये भी किसी ने लिखा है। चलो ठीक है भाई, वो हमारा अपोजिशन लीडर है। हाँ, हमारे देश का अपोजिशन लीडर है, कोई बात नहीं। भारत जी के अंदर पहली बात जो बता रहे हैं कि भारत के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में रूलिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देश के लिए एक प्रकार जरूरत है, जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे और गवर्नमेंट को भी एक प्रकार
ढंग से काम करने के लिए मजबूर करे। तो मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है। भारत में जो डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर्ड है। और अब जो पीओके की बात हो रही है, पीओके मुझे लगता है कि वो तो अपने आप भारत में मिलने तैयार है। वहाँ तो उससे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के से भी आगे निकल गए। वहाँ पर जो लोगों की मूवमेंट चली हुई है। अरे अरे बाप रे, आइए, नमस्कार। अरे मेजर साहब और कैसे मुझे हैं? लगता है एक मिनट, वो जनरल साहब बात कर रहे थे, उनकी बात खत्म हो जाए। सॉरी, मेरा वो गलती से हो आपको, गया ये। हाँ जी, बिल्कुल जारी ठीक रखें है। जनरल साहब, जारी हाँ, रखें। तो सच्चाई है पीओके के अंदर आप लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ। अब वो कहते हैं कि भारत में मिलना चाहते हैं। भारत का जम्मू कश्मीर बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान ने हमको झूठ बोला। और देखो उनकी जो डिमांड बड़ी जायज है। वो कहते हैं कि हमें ये बोलते रहे कि पाकिस्तान में कि भारत के जम्मू कश्मीर में वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। मगर जब अब सोशल मीडिया का ज़माना है, उनको पता चला वहाँ तो लोग अमन शांति है, वहाँ डेवलपमेंट हो गई है, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम है, कॉलेजेस आ गए। और यहाँ पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। जो नीलम नदी थी मेन, उसका मुंह मोड़ के न पंजाब में कर दिया। मंगला डैम में जहाँ बिजली पैदा होती है पीओके में, वो पहले पंजाब जाती है और फिर आती है पीओके में। वो उसकी कीमत 30 से 40 रुपए है। तो अब सच्चाई है, वो कहते हैं हम नहीं रहना चाहते, हम लीगली भारत का हिस्सा है, हम भारत में मिलना चाहते। तो ये आवाज आ रही है। मुझे लगता है इशारा देना काफी है, और ये समय आ गया, वो भी होगा। मुझे लगता है कि ठीक है, आने वाले समय। अभी मैं मिर्जा साहब, मुझे जाना है चैनल पे दूसरे पे, ठीक मैं है। फिर बहुत शुक्रिया जनरल थैंक साहब, यू। आपने हमें पूरा 1 घंटा और 16 मिनट दिए हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, ये समरतूर साहब, मेजर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनको नमस्कार करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी, वेलकम। सर अच्छा, सर ये सलाम एक रोहित वालेकुम। जी किसी और ईद मुबारक सर। सलाम और वालेकुम खैर और ईद मुबारक, थैंक मुबारक। यू। आज तो पूरे बलूचिस्तान में ईद के ऊपर मुजाहरे हुए हैं, हर शहर में, बड़े बड़े, कराची में भी। तो ये कि अहमदी साहब हैं, इन्होंने कल भी ये मैसेज किया था, हमारे ब्रॉड पे आते हैं ये हमेशा। तो इन्होंने लिखा है, अमेरिका की मईशत यानी इकोनॉमी, अमेरिका की मईशत असले पर चलती है, सऊदी अरेबिया की मईशत तेल पर चलती है, और पाकिस्तानी जर्नैलों की मईशत पख्तूनों और बलोचों के खून पर चलती। ये सेंटीमेंट सही हैं लोगों के, सर जी। सही फरमा रहे हैं सर। ये बेसिकली सर देखिए, जिस तरीके से जो औरतें और बच्चों को इन्होंने जिस तरीके से जेलों में डाला है, और जिस तरीकों से मैस ग्रेव, मतलब मैस ग्रेव जो अभी आएंगे उभर के, अभी बाहर बातें आएंगी। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि यूनाइटेड नेशंस अभी तक क्यों सो रहा है? अभी तक यूएन की एक भी कोई ऑब्जर्वर्स की टीम बलूचिस्तान क्यों नहीं पहुंची है? वो किसी भी बलूचिस्तान लीडर जो इस्लामाबाद में है, उनसे ना कोई मीटिंग होती है, ना कोई मुलाकातें होती हैं, ना कोई सलाह, ना कोई मशवरा। तो मुझे तो कई बार समझ के बाहर होता है कि क्या इलेक्टेड बलूची लीडरों को बर्खास्त कर दिया जाए, या फिर वो प्रेशर में हैं, या वो ब्लैकमेल किए जा रहे हैं कि उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा अगर वो इस मोमेंट में ज्यादा उभर के बाहर आएंगे। तो मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें एक ब्लैकमेलिंग के तौर पे इन्हें चुप करा के रखा है, और इन्हें धमकाया भी होगा। तो असली मूवमेंट तब होएगी जब ये सारे लीडर इस्लामाबाद से इस्तीफा देके वापस बलूचिस्तान की सड़कों पे उतरें, और वहां की आवाम को इकट्ठा करें, और ये जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, खासकर जो फौज और एफसी और जो पुलिस चौकियां हैं, इन पे ये चक्का जाम करें और वहां पे आवाजाही पे रोक लगाएं। और जब तक सिविल डिसोबीडियंस नहीं होएगी, मुझे नहीं लगता। देखिए, आर्म्ड स्ट्रगल तो चलेगा, अपनी अपनी साइड से जितना आर्म्ड स्ट्रगल हो सकता है वो चलेगा। पर आप देखें, आंकड़े इम्प्रैक्टिकल हैं। कहाँ 6,000 फाइटर और कहाँ 5 लाख की आर्मी।
जिसके पास हेलीकॉप्टर भी है, F-16 भी है, ठीक है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आर्म्ड स्ट्रगल के लिए बलूचियों को टेक्नोलॉजी का अडेप्टेशन करना बहुत जरूरी है। अभी खासकर ड्रोन इनके पास मेरे ख्याल है ड्रोन नहीं है इनके पास, अभी इन्होंने ड्रोन नहीं का है, इस्तेमाल नहीं किए। नहीं। और अच्छा, इन्हें ये ड्रोन पूछ रहे हैं एक राष्ट्र धर्मा जी, ये पहले भी इन्होंने सवाल किया है कि डॉक्टर मिर्जा प्रणाम, आपको भी प्रणाम जी, बहुत बहुत दोनों हाथ से। कह रहे हैं क्या बलूचिस्तान को कांग्रेस जैसा कोई एक सिंगल पॉलिटिकल अम्ब्रेला का जरूरत है फ्रीडम के लिए? देखिए, बात यह है कि वो सिंगल जो आर्म्ड स्ट्रगल है उसमें तो ब्रास है, उसके नीचे सारी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी हैं, और सिविल जो सोसाइटी है उसमें बलोच यकजहती कमेटी अब उभर के सामने आई है। तो सिविल की तरफ से जो लीडरशिप है वो डॉक्टर मारंग बलोच हैं, और जो मिलिट्री की तरफ से है उसमें डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच हैं, और डॉक्टर और बशीर जेब जो है बलोच, ये लोग हैं। तो ये लीडर हैं और ये कोऑर्डिनेट करते होंगे। अभी तो देखो ना, वहां कोई ना जा सकता है ना आ सकता है, ये कोई वो थोड़ी है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट है तो सब इंफॉर्मेशन आ रही है। ये तो आधी से ज्यादा मूवमेंट तो अंडरग्राउंड है, ये ओवर द ग्राउंड तो बहुत थोड़ा दिख रहा है। तो इसलिए इसका यही जवाब है जी। जारी रखें आप मेजर साहब। तो अमजद जी, मैं ये कह रहा था कि जितने भी बलूचिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कम से कम टीवी पे आते हैं, जो माने में लीडर हैं, उनका एक डेलीगेशन इकट्ठा होके उन्हें इंडिया विजिट करना चाहिए। और यदि आप इंडिया आते हैं और आप टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, तो किसी का भी हक नहीं है इंडिया में भी लीगली कि वो आपको डिनाई कर सके, क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी आपको टूरिस्ट वीजा किस ग्राउंड्स पे मना करेगी? वो मना करेगी नहीं, पहली बात तो। तो आप यू हैव द फ्रीडम टू कम टू इंडिया, विजिट इंडिया। और आप जब डेलीगेशन के साथ इंडिया आएंगे, आप इंडिया के यूएन मोगिब करके, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, आप यूएन मोगिब से भी मिलें। आप उस ऑर्गेनाइजेशन और कमिटी से आप अपना डॉसियर दें, आप उन्हें अपने एविडेंस पेश करें, ठीक है, कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि ये हालात है, ठीक है। और जब तक बलूच लीडरशिप और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की लीडरशिप अगर हाथ नहीं मिलाएगी, तो ये मूवमेंट अपनी ही एक इट विल डाई इट्स ओन डेथ, वो अपनी ही मौत मर जाएगी लड़ते लड़ते। नहीं तो ट्रेड आज में बयान दिया है ना, कल मीटिंग हुई थी तहरीक इत्तेफाक राय की, और मैंने उसको प्रिजाइड किया था। पीओजेके और डायस्पोरा की हमारी मीटिंग हुई, और जम्मू कश्मीर तहरीक इत्तेफाक राय, और उसमें ये फिर हमने एलामिया जारी किया था, और वो हमने इंडियन मीडिया को भी भेजा है, अभी तक तो नहीं छपा, शायद कल छप जाए। वो हमने भेज दिया है, ट्विटर पे भी डाल दिया है, जिसमें हमने ये कहा है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से जो फौजी हैं, ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान आर्मी में, उनको हमने ये कहा है कि आप बलोच के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है इसका हिस्सा मत बने। आप कहें कि हमने इसका हिस्सा नहीं बनना और वापस आ जाएं आप लोग, क्योंकि आप भी एक काबिज मकबूजा जो है इलाके से ताल्लुक रखते हैं, और आपको भी आजादी चाहिए, और बलोच अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, और आप अपनी आजादी का नारा लगाते लगाते उनको गोलियां मार रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें और वापस आ जाएं, ऑफिसर्स भी। बल्कि हमें तो यहाँ तक बहस चली थी हमारे मीटिंग में सेंट्रल कमेटी की कि डिप्लोमेट्स को भी ये जारी किया जाए कि आप जो कश्मीरी डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान की एम्बेसीज में, उनको भी कहा जाए कि वो डिफेक्शन करें और वो जाके दूसरी एम्बेसियों में इस्तीफा देते। पनाह लें, पॉलिटिकल असाइलम लें। लेकिन वो हमने फिर नहीं डाला, क्योंकि अभी वो स्टेज हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जरूर हमने कह दिया है कि आजाद कश्मीर सो कॉल्ड और गिलगित बल्तिस्तान के जो फौजी हैं, ये इस बलूचिस्तान के ऑपरेशन में हिस्सा ना लें। जी जी रोहित साहब। हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन क्या है? एक और साहब बोल रहे हैं, ये आर भारत, वो भी बोल रहे हैं रोहित जी का एनालिसिस क्या कहता है किस चीज पर, मतलब कोई क्वेश्चन है तो मैं उस पर जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, ये सोयाश तेलंग ने पूछा, डू यू सी ग्राउंड सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन बलूचिस्तान? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जवाब दिया था कि ग्राउंड सपोर्ट इंडिया से नहीं मिल सकती। ग्राउंड सपोर्ट इन द सेंस हम उन्हें मॉरली सपोर्ट करते हैं,
हम उन्हें उस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, कहीं पे यूएन में बोलना है, कहीं कुछ बोलना है, हम बात कर लेंगे। वायलेंस को इंडिया सपोर्ट नहीं करता, हथियार इंडिया नहीं देता, इनको हथियार अमेरिका देता, जितने अमेरिकन हथियार हैं वही मिल रहे हैं, वही सारा गेम चल रहा है। इंडिया को पाकिस्तान बार बार ब्लेम करता है कि इंडिया इन हथियार देता है टीटीपी को और बीएलए को, एक हथियार इंडियन मिला है, एक नहीं मिला। ये बार बार इंडिया को बदनाम करते हैं, जबकि ये लोग इंडिया में हथियार बेचते हैं, ये इंडिया में टेररिस्ट बेचते हैं, ये खुद मानते हैं। इंडिया की ऑपोजिशन के लीडर्स राहुल गांधी, इन्होंने ही कभी बोला होगा इंडिया हथियार बेचता है? आप गवर्नमेंट की बात छोड़ दीजिए, भाई इंडिया नहीं भेजता है, इंडिया किसी को हथियार नहीं देता, ये इनकी कहना है। ये लोग फ्रॉड है। ये जो बलूच लोग हैं, ये अपना स्ट्रगल लड़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया का उसमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन स्ट्रगल बहुत स्ट्रांग है और इसमें रिजल्ट्स जल्दी आ सकते हैं। यस अच्छा, आप कहाँ से देख रहे हैं ये मैसेजेस? ये कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं सर। अच्छा, कमेंट्स में देख रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मुझे किसी को इसमें मॉडरेटर बनाना हो तो वो कैसे बनता है? मॉडरेटर मतलब आपको कंट्रोल देना हो बैक एंड का तो कैसे देते हैं? वो तो हम बाद में बात करेंगे इस पे, अभी तो क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था इस बीच में, तो मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा चले, मैं इसलिए कह रहा था कि आप और मेजर साहब, मैं यार सीधा बंदा हूं, मैंने सिर्फ बंदूक चाहिए और बाकी मैं कोई काम नहीं आता। आप और मेजर साहब जो है ना आपस में जरा बात करें, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, और नीचे आप जो सवाल आ रहे हैं उनको भी डील कर लें। ठीक है हाँ, सवाल तो हम डील कर ही रहे हैं। द थिंग इज के मेजर साहब जो है, मैं मेजर साहब से यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि 1 घंटा 26 मिनट हो चुके इस प्रोग्राम को चलते हुए। मेजर साहब, एक चीज, बलूचिस्तान जिस तरीके का स्ट्रगल चला रहा है, जिस तरीके का बीएलए अपना मूवमेंट कर रही है, आपने तो बहुत सारी आर्मी की तरीके देखे काम करने के, बहुत सारे कमांडोज के तरीके देखे। ये कमांडोज से भी बेहतर बीएलए काम कर रही है। क्या इनको किसी तरीके की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है? लेटेस्ट वेपन्स मिल रहे हैं कहीं से? सर, मैं आई एम नॉट इन द कैपेसिटी कि मैं ऐसे सवालों के जवाब दे सकूं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इनकी मदद कर रहा है और जो भी इन्हें हथियार, सामान या जो भी असला दे रहा है, वो मतलब आई थिंक इज डूइंग द राइट थिंग। क्योंकि देखिए, ये बेबस हैं, और जब किसी कौम की औरतें और बच्चों को मारने पे आ जाए कोई डिक्टेटरशिप या फिर कोई सरकार, तो जवान बच्चे और जो नौजवान हैं और जो बुजुर्ग हैं, उन्हें हथियार उठाने ही पड़ते हैं। ठीक है? ये एक कौम की इज्जत पे बात आ जाती है, और यही बलूच के जो लोग हैं, उनकी इज्जत पे बात आई हुई है। और ये कैसे दबा रहे हैं? ये एक सिस्टमैटिक एथनिक क्लेंजिंग चल रही है। पाकिस्तान आर्मी जाती है गाँव-गाँव, छोटे-छोटे 10-10 साल, 12-12 साल के लड़के ले जाते हैं, ताकि देखिए बांग्लादेश में भी इन्होंने यही किया। वहाँ पे वो ये लोग बंदों को तो मार नहीं सके, तो इन्होंने 5 लाख औरतों को इम्प्रेग्नेंट कर दिया था, प्रेग्नेंट कर दिया था इन्होंने, जो ऑपरेशन सर्चलाइट थी। तो इस हद तक तो पाकिस्तान पहले ही गिर चुका है, और ये जो 5 लाख जो नाजायज़ जो बच्चे बाद में हुए अनफॉर्च्यूनेटली, ठीक है? अब उसकी बदौलत आज की तारीख में आप देखें बांग्लादेश में क्या हालत हो गई है, कि वो हार्डलाइनर्स और आईएसआई के जो नैरेटिव है, उससे बांग्लादेश बिक चुका है। आज मोहम्मद यूनुस का एक बहुत ही आई डोंट नो, इट इज़ अ पॉलिटिकल सुसाइड या पॉलिटिकल ब्लंडर वाला उन्होंने बयानात दिया है मोहम्मद यूनुस ने, कि बांग्लादेश एक इकलौती कंट्री है जो 7 सिस्टर्स, जो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी स्टेट्स हैं, पहली चीज तो उन्होंने बयानात में बोल दिया कि जो 7 सिस्टर कंट्रीज है, तो पहली चीज तो स्लिप ऑफ टंग ये हुआ, इट इज रॉन्ग। ठीक है? आप इतने बड़े स्तर पे, इतने बड़े लेवल पे, आप जैसे कि हम बात करते हैं कैमरा के सामने, सोशल मीडिया पे, तो हमारा एक-एक वर्ड बहुत ध्यान से हम बोलते हैं, विदाउट एनी कैजुअल एटीट्यूड, बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ।
तो ही बीइंग अ स्टेट्समैन उन्हें बड़े ध्यान से और मैच्योरिटी के साथ ये मैटर को डील करना था इस सवाल को। पर इन्होंने बहुत ही जानबूझ के प्रोबेबली स्क्रिप्टेड था जिसमें इन्होंने बोला कि इंडिया की जो 7 सिस्टर कंट्रीज हैं व्हिच आर पार्ट ऑफ इंडियन रीजन। तो आप इसके यू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीजन तो आप कह सकते हो द हिमालयन रीजन, उसमें चाइना भी आ रहा है, पाकिस्तान का हिस्सा भी आ रहा है, अफगानिस्तान भी ये आ रहा है, क्यों इंडिया भी। कहा, ये इसकी क्या वजह है, ये क्यों कहा, ये कोई नया चाइना का नया कोई गेम चल रहा है? ये अब वही तो है कि जिस तरीके से अब नजदीकियां बढ़ गई अचानक से। देखिए, पहली चीज तो जो कू हुआ उसमें ये बताया जा रहा था कि यूएस का हाथ था कि कू होए, और कू होने के बाद अमेरिका को वहां पे एयरबेस और मिलिट्री बेस सेटअप करने की अनुमति मिल जाएगी, पर वो बैकफायर कर गया। और जो बांग्लादेश के मिलिट्री जनरल थे वो हैंड इन ग्लव थे विद द चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक मतलब पीएलए के साथ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और पीएलए ने अब मोहम्मद यूनिस को इनवाइट किया और प्रोबेबली उसे स्क्रिप्टेड तरीके से बुलवाया कि अब आप एज बांग्लादेश इनवाइट करो चाइना को फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, मिलिट्री बेस एंड टू सिक्योर द रीजन। तो अब ये बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात हो गई है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइनीज नेवल प्रेजेंस अब बढ़ जाएगी बांग्लादेश में। कोको आइलैंड्स बर्मा के अंडर है, पर वहां पे भी चाइना की नेवल शिप्स कोको आइलैंड में ऑपरेट कर रही हैं, और स्पाई एयरक्राफ्ट कहते तो हैं कि म्यांमार आर्मी के हैं, जनता के हैं, पर वो हैं चाइनीज ही। तो अब आप देखिए कि शिकंजा किस तरीके से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये मैं बताऊं क्यों ये बात बोली गई है। जब पीएम मोदी अभी रिसेंटली पिछले महीने ट्रंप को मिलने गए थे, वहां पे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि अब बांग्लादेश का क्या होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि आई लीव बांग्लादेश अप टू मिस्टर मोदी व्हाट ही हैज टू डू अबाउट इट। तो ये बयानात यूएस के आने के बाद खलबली और घबराहट हुई, और पाकिस्तान की कह रहे हैं एज पर इंटेलिजेंस इनपुट कि पाकिस्तान की ब्रिगेड स्ट्रेंथ, ब्रिगेड भी नहीं डिवीजन स्ट्रेंथ ट्रूप्स इन सिविल क्लोथ्स बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे अब डिप्लॉयड हैं। और जो टर्की से ये ड्रोन लेके आए थे बरियख्तर कंपनी का पाकिस्तान, वो इन्होंने बांग्लादेश में डिप्लॉय कर दिया है फॉर सर्वेलेंस एंड फॉर स्पाइंग ऑपरेशंस। अच्छा रोहित साहब, ये देखें जी, सॉरी, ये लिखा है इंडिया को चिकन नेक पार्ट चिटागोंग ले लेना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई व्हाट दे आर वेटिंग फॉर। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, हम लोगों ने बात तो की थी और ऐसा एक आइडिया फ्लोट भी हुआ था कि ऊपर जो चिकन स्नैक के नीचे वाला एरिया है वो एरिया हिंदू मेजोरिटी बना करके उसको इंडिया में ले आना चाहिए। अब उस पर क्या आगे प्लानिंग चल रही है वो अभी पता नहीं। गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग जरूर होगी ऐसी चीजों पे। लेकिन एक चीज है कि अगर एक गवर्नमेंट शेख हसीना टाइप बैठी हो तो किसी कंट्री को तोड़ने या किसी कंट्री के एरिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे नजर होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको देखना जरूरी होता है, कहीं ऐसा तो नहीं उस पर रिटेलिएशन हो। तो इसलिए गवर्नमेंट अभी पूरा कुछ देखेगी और तभी बताएगी। हाँ, निगाहों में है चिटगांव एरिया लेने की। जहां तक बात है तो चिटगांव एरिया ऐसा एरिया है जहां की जरूरत तो हमें है, हमें नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन उस पर गवर्नमेंट का क्या प्लान है भी लेफ्ट लोग। अच्छा, ये आपने वो सुना होगा फिल्म का एक डायलॉग था, कोई शक, याद है ना? तो ये लिखा रूरल डेवलपमेंट है, डॉक्टर मिर्जा आप पक्का हिंदुस्तानी है, तो रूरल डेवलपमेंट आपका, मैं यही जवाब दे सकता हूँ, कोई शक? राइट, कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो एक सद्दाम अलबलूशी जी ने भी कुछ लिखा है। जी जी, सद्दाम, हाँ, क्या लिखा है इन्होंने? ये ना लिखा है डॉक्टर सनाउल्लाह, डॉक्टर सनाउल्लाह इब्ने मौलाना अबदुल हक
आलमों के नाम लिखे हैं और डॉक्टर आफ्ताब आलम बाजियाब हो गए। अच्छा, ये लोग बाजियाब हो गए भाई। डॉक्टर सनाउल्लाह, मौलाना उबैदुल हक शमशाद, आलम दीन आलम, डॉक्टर शमशादुल हक आलिम, इब्न मोहम्मद आलिम और डॉक्टर आफ्ताब आलम और इब्न मोहम्मद आलम बाजियाब हो गए हैं। ताहम शाहजी अभी तक लापता हैं। तो वो जिनको उठाया था कल, मेरे ख्याल है परसों, वो बाजियाब हो गए, उनको छोड़ दिया। डॉक्टर साहब ने कब आना, कब खाना, डॉक्टर साहब ने कब कहा कि वो पाकिस्तानी है? हाँ, कब कहा कि पाकिस्तानी है? वो मैं दिल्ली लंदन में बैठा हुआ था, तो वो कहने लगे, तारफ कराया तो कहते हैं ये पाकिस्तान से। मैंने कहा लानत भी, तो पाकिस्तान से खबरदार, मुझे पाकिस्तानी किसी ने बोला तो कहने लगे सॉरी 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 सॉरी। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अब आ जाते हैं इंडिया फार्मा ग्लोबल सेक्टर लीडर कह रहे हैं वो, ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात है। और फिर लिख रहे हैं डिजिटल इंडिया, स्पेस, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्लोबल लीडर। बाजियाब का मतलब होता है कि दे हैव बीन रिकवर्ड। बाजियाब का मतलब होता है दे हैव बीन रिकवर्ड। अच्छा, तो इसके हवाले से हम देखते हैं बलूचिस्तान से इस वक्त जो ताजा खबर आई है मेरे पास, वो जाहिर है एक तो वो है जो मैं आपको सुनाता रहा हूं, और अभी मेरे पास ये खबर आई है बलूचिस्तान से कि बलूचिस्तान वुमन फोरम, डॉक्टर शाली बलोच ने कोई ये किया है, तो उसका देखते हैं कि हमारे पास कोई है। ये मैं इसको कोशिश करता हूं कि इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं कि ये क्या है। ट्रांसलेट दिस इनटू उर्दू, और यहाँ से पता चलेगा कि क्या। तो ये बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। और ये बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहरे, वो तो हम बता चुके हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जैसे पंजगोर, नोशकी, कोलू, मस्तूक, हसदार, कल्लात, हरनाई, वाश्क, हब चौकी, मलीर, कराची, तुरबत, बलीदा, तुम्प, अवरान, जाहू, चागी, नौकुंडी, दश्त, दिलबदीन, चासर, माशिकिल और मच में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। अभी भी जारी हैं मुजाहरे। मुजाहरों में ख्वातीन यानी औरतें और बच्चे शामिल हैं, जबकि सियासी यानी पॉलिटिकल और समाजी यानी सोशल वर्कर्स की भी बड़ी तादाद शरीक हो रही है। एहतजाज के दौरान प्रोटेस्टर्स ने बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की तस्वीरें, उनके लीडर्स की तस्वीरें, प्ले कार्ड उठा रखे हैं। और ये इस वक्त की ताज़ा तरीन जो खबर आई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। नाजरीन, ब्रॉड में आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। मेजर समरपुर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रोज साहब, आप कंटिन्यूस हमारे साथ जो है वो 1.5 घंटे से भी ज्यादा बैठे रहे, आपका भी शुक्रिया। जैसे ही हमें कोई और आएगी न्यूज, तो वो ट्विटर के ऊपर जो है हम उसको जरूर शेयर करेंगे। आखिर में एक सवाल आ गया, क्या BLA ईरान से बात कर सकते हैं? ईरान नहीं करेगा। ईरान के अपने पास भी एक बलूचिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान है, जो इसमें भी आग लग रही है। तो वो बलूचिस्तान, आज वहां पे भी मुजाहरे हुए हैं। आज वहां पे भी मुजाहरे हुए हैं डॉक्टर मारंग बलोच के लिए। ईरानी बलूचिस्तान जो है मकबूजा, वहां पे भी मुजाहरे हुए। राइट। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ब्रॉड का ये लाइव का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर अपना जनरल, मेजर जनरल AK सिवाज, जो पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों से कल लाइव मुलाकात होगी, और उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।